हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे निबंध लेखन को लेकर। निबंध लेखन के विषय वस्तु पर चर्चा करने से पहले इसकी इम्पोर्टेंस को हम समझ लेते हैं। निबंध लेखन आता कहाँ है? सिविल सर्विस एग्जाम की परीक्षा को लेकर हिंदी का निबंध लेखन एक प्रश्न पत्र के रूप में एग्जाम्स में आते हैं। आरओ का एग्जाम हो, यूपीएससी का मेंस हो या यूपीपीएससी का मेंस हो, इसके अतिरिक्त आपके अदर स्टेट पीएससी के एग्जाम्स में भी आपको मेंस के पेपर में हिंदी का एक प्रश्न पत्र आता है। हिंदी निबंध के इस प्रश्न पत्र में आपको पूछे जाते हैं 2 या 3 निबंध लेखन को लेकर, जिसमें शब्दों की सीमा अलग अलग हो सकती है। कहीं 600 शब्दों का पूछ रहे हैं, कहीं 1000 शब्दों के पूछ रहे हैं, कहीं 1200 शब्दों का पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको निबंध लेखन को लेकर यदि आपके पास एक अच्छी रणनीति नहीं है और आप चरणबद्ध तरीके से निबंध लेखन करना नहीं जानते हैं और इसको लेकर एक असमंजस की स्थिति में है कि किस तरीके से हम एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं, तो इसको लेकर आज हम एक डिटेल से चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हम इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में देखेंगे। भूमिका, विषय के स्पष्टीकरण, विषय विस्तार, निष्कर्ष और एक प्रभावी उत्तर निबंध लेखन हम कैसे कर सकते हैं। इसके विभिन्न चरणों के चर्चा के दौरान मैं यहाँ पर कुछ निबंध के माध्यम से एक निबंध को लेकर एग्जाम्पल वाइज वो उसको समझाने का भी प्रयास करूंगा। समय सीमा का प्रबंधन निबंध लेखन के दौरान कैसे करना है, शब्द सीमा का उपयोग कैसे करना है, इन सभी विषय पर चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल वाइज यहाँ पर निबंध लेखन को लेकर आरओ का मेंस है, तो यहाँ पर आरओ के मेंस का एक सिलेबस देखेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरीके के आपको करना चाहिए। एग्जाम्पल है आरओ का, वहाँ पे मूलतः सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर आता है अलग अलग एग्जाम में शब्दों को लेकर, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आप शब्द सीमा बढ़ जाएगी तो उसी अनुसार आप वहाँ विस्तारीकरण कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको समझेंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को। तो आइए समझते हैं निबंध लेखन को लेकर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। उस पर जाने से पहले जैसे मैंने कहा कि ये निबंध लेखन की जो हम चर्चा करेंगे, ये मूल विषय वस्तु जो है वो आपके आरओ के मेंस को लेकर हम चर्चा करेंगे। बाकी वहां पर मेन विषय वस्तु आरओ है, लेकिन ये हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो यूपीपीएससी हो, सभी के लिए ही इंपॉर्टेंस है। आप यहां पर इसे जरूर समझ लीजिए। चलिए, तो आरओ का मेंस का वो संदर्भ समझ लेते हैं। ये एग्जाम जो होगा 3 घंटे का आपको समय दिया गया है। इस 3 घंटे के पेपर में यहां पर देखिए बोला गया है कि आपको 3 निबंध इसमें लिखने हैं। इसके लिए यहां पर इन्होंने 3 पार्ट कर रखे हैं। पहले पार्ट में साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र एवं राजनीतिक क्षेत्र से एक निबंध लिखना है। इसमें से 3 निबंध होंगे, अलग अलग क्षेत्र से होंगे और इन तीनों में से कोई एक लिखेंगे। इसी तरीके से विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी में यहाँ पर आर्थिक और कृषि व्यापार को लेकर एक निबंध लिखना है। और इसके बाद तीसरा है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा और राष्ट्रीय विकास परियोजनाएं, इनसे रिलेटेड आपको एक निबंध लिखना है। निबंध की जो सीमा है 600 है और इस तरीके के यदि आप 3 निबंध इसमें लिखेंगे तो 3 निबंध के साथ यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 6 × 18, अर्थात 1 घंटे में आपको 3 घंटे का समय है तो 1 घंटे में आपको 600 शब्दों का एक निबंध यहां पर आपको लिखना है। देखिए, यहां पे अंकों की भी बात की गई है, तो अंक यहां पर प्रत्येक निबंध का 40 अंक आपको दिए जाएंगे, तो टोटल 120 नंबर का आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि आपको किस तरीके से आप इसमें निबंध लिखने के लिए जितना आवश्यक है वो आप लिख सकते हैं। तो ये सिलेबस समझ लिया। 3 निबंध लिखने हैं, उसकी विषय वस्तु क्या है, शब्दों की सीमा क्या है और उसके लिए आपको एक निबंध के लिए कितने अंक दिए जाएंगे। 3 घंटे का प्रश्न पत्र है, ये आप देख सकते हैं। अब अगर आपको 3 निबंध लिखने हैं, समय 3 घंटा है, तो वहां पर इसको लेकर जो प्रक्रिया होगी वो आप कैसे अपना सकते हैं, चलिए देखते हैं। पूर्णांक देखिए, पूर्णांक 120 अंक का है आपका, 40 का, ठीक है। आइए अब बात करते हैं निबंध लेखन को लेकर। सबसे पहले इसमें समझना यह जरूरी है कि निबंध है क्या। तो निबंध क्या है? निबंध क्या है? एक विद्या कैसी है? साहित्य संगीत शैली की विशेष शैली इसमें समाहित होती है। मूलतः अगर निबंध की हम बात करें तो इसका जो मूल है संस्कृत साहित्य से ये उत्पन्न हुआ है, जो निबंध जैसे जो शब्द शैली है जो जहाँ से उत्पन्न होती है। और निबंध में जो हम चर्चा करते हैं वो चर्चा जो होती है प्रमाणों, तर्कों और उसके क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण के आधार पर हम करते हैं। अर्थात एक निबंध क्या होता है, किसी विषय वस्तु को लेकर उसके पक्ष या विपक्ष में अपनी बातों को तार्किक माध्यम से कहना,
उसके लिए प्रमाण और तथ्य प्रस्तुत करना, और इसको जब प्रस्तुत करने हैं तो एक घटनाक्रम का एक विस्तारीकरण करने के साथ साथ एक क्रमबद्धता का ध्यान रखना इसमें जरूरी है। निबंध की शैली में आप अपनी भावनाओं को अपनी विषय वस्तु के साथ जोड़ भी सकते हैं। उसमें गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों प्रकार की शैलियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य, आप पैराग्राफ में लिखते लिखते किसी विषय वस्तु को व्याख्यायित करने के लिए वहां पे गद्यात्मक के साथ साथ पद्य अर्थात कविताओं का, कहानियों का भी एक समावेश उसमें जोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ जो आधुनिक भारत की बात करें कि यहाँ पे निबंध की जो प्रारंभिक वस्तु देखी जाती है, तो फ्रांस के मांतेन के द्वारा ऐसे शब्द का यहाँ पे पहली बार एक प्रयोग किया गया, और इसमें गद्य रूप में कविता छंद है, तुक है, लय है, नाटक, कहानी, सब में अलग अलग चीजें होती हैं। निबंध कैसा है? निबंध गद्य रूप में होता है। ठीक है, कविताएं छंद में हो सकती हैं, उसमें तुकबंदी आपको देखनी पड़ती है, उसका एक लय है। नाटक की बात करें तो उसमें आपकी कहानियां होती हैं, दृश्य होते हैं, मंच होते हैं। दूसरी तरह निबंध की अपनी एक विशेषता है। निबंध कैसा होता है? मूलतः एक गद्यात्मक, गद्य के अनुरूप वहां पर होता है, और इसमें आपके विचार और भाव सम्मिलित होते हैं। जैसे कि अगर बात की जाएगी महिलाओं की भूमिका को लेकर, अगर आपको चर्चा करनी हो तो महिलाओं की भूमिका के बारे में जब आप चर्चा करते हैं तो वहां पर आप इसके विचारों को, आप महिलाओं के संदर्भ में आपके विचार कैसे हैं, उनके संदर्भ में आपकी भावनाएं कैसी हैं, किसी प्रकार की घटना को लेकर के आपके विचार वहां पर महिलाओं को लेकर कैसे हैं, प्राचीन भारत से वर्तमान तक की स्थितियों में महिलाओं की विशेषताओं को लेकर आप चर्चा कर सकते हैं। तो वहां पर आप अपनी बातों को वहां पर जोड़ते हुए आप क्या देखते हैं उसको भी आप लिखते हैं। देखिए, निबंध के अपने कई प्रकार हो सकते हैं। निबंध जिस तरीके से पूछे जाते हैं उसमें आपको या तो वर्णनात्मक शैली मिलेगी, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में किसी बच्चे को गाय पर निबंध लिखना, तो वर्णन किया जाता है। वर्णन क्या होता है? किसी विषय वस्तु के बारे में चर्चा करता है डिटेल से। गाय कैसी दिखती है, उसके कितने पैर, कितनी आंख होती है, उसकी क्या महत्ता इत्यादि है, अलग अलग संदर्भों से उसे जोड़ के कि हाँ गाय हमें दूध देती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, तो उसकी एक गाय के बारे में आपके पास जो भी जानकारी है सिर्फ उसका आप वर्णन करते चले जाते हैं। एक स्टार्टिंग से लेकर उसके अंतिम बिंदु तक जितनी भी जानकारी है उसका एक क्रमबद्ध वर्णन। ऐसे निबंध को हम कहते हैं, कैसा निबंध है ये? वर्णनात्मक निबंध है। दूसरा है कल्पनात्मक, अर्थात कि जैसा वर्तमान की स्थिति के अनुरूप वैसी चीज आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन यदि उस शैली में अर्थात जो नहीं है अगर वैसी स्थिति होती तो आप क्या करते? तो कल्पना के आधार पर आप जो सोचते हैं उस चीज को लेकर उसके बारे में लिखना। जैसे कि एक बहुत ही कल्पनात्मक विषय है, हर एक व्यक्ति यहाँ प्रधानमंत्री तो नहीं है, लेकिन उसे अगर कहा जाए यदि मैं भारत का पीएम होता या प्रधानमंत्री होता, यदि आपके सामने ये कहा जाए कि इस पर एक निबंध लिखिए। अब ऐसे निबंध लिखने के लिए आप पीएम नहीं है, लेकिन अगर आप पीएम होते तो क्या करते? तो आपके मन में जो भी चीजें आए, आप कल्पना के आधार पर आप क्या लिख सकते हैं उसमें। देश में क्या बदलाव होने चाहिए, कैसी नीतियां होनी चाहिए, क्या परिवर्तन लेकर आएंगे, क्या समस्याएं चल रही हैं, क्या रणनीति आपकी होगी। तो वहां पे क्या है, अगर आप पीएम होते तो आप जैसा सोचते होंगे उन्हीं चीजों को कल्पना के आधार पर अपने विचारों और भावों को आप रख पाएंगे। इसी तरह एक होता है विचार प्रधान। विचार प्रधान जहां दो अलग अलग विचारधाराओं को लेकर, आपकी विचारधारा किसी दूसरी तरीके की है, किसी और विषय वस्तु को लेकर दूसरी तरीके, उन दोनों ही विचारधाराओं का एक समावेश हो सकता है। प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, द्वंद्व हो सकते हैं, और इन्हीं विचारों को लेकर एक आपको जब फॉर्मेट लिखना हो, जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण एक दूसरे के समानार्थक हैं। अब यहाँ पे पश्चिमीकरण क्या है, आधुनिकीकरण क्या है? एक ऐसा और भी आता है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति को लेकर, तो दो अलग अलग संस्कृतियां हैं, दो अलग अलग संस्कृतियों की दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। अब इनके बारे में अगर आपको लिखना हो तो वहां पे क्या है, दो अलग अलग विचारधाराओं को लेकर किस तरीके से आप सामंजस्य रखते हैं, क्या अच्छी चीजें हैं उसमें एक विचारधारा में, क्या बुरी चीजें हैं, कौन बेहतर है किस पक्षों को लेकर, कौन बुरा है किन पक्षों को लेकर। तो वहां पर क्या है, अलग अलग तरीके के निबंध आपको लिखने को आते हैं, और हर एक प्रकार के निबंध में आपका निबंध लेखन क्या होता है, बदल जाता है। एक और आता है जैसे अमूर्त विषय को लेकर निबंध आ जाए। अमूर्त विषय कहने का मतलब कि जैसे कि निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है। अमूर्त का मतलब कि जिसका वास्तविकता या वास्तविक स्वरूप या किसी प्रकार का आकार ना हो, निष्काम अमूर्त है। और ऐसी चीज़ों के बारे में जिसके बारे में ना कभी आपने देखा है ना आपने उसे महसूस किया है, और ऐसी चीज़ों के बारे में लिखना, तो वहाँ पर आपकी जिज्ञासा, आपकी रिसोर्सेस, जानकारी इत्यादि के आधार पे आप इसको लिखेंगे।
अब ये तो बात हो गई कि हमने देखा कि प्रकार कितने होते हैं, निबंध किस तरीके से आपसे लिखा जाता है। अब आइए बात करते हैं कि अगर ऐसे जो होता है वो मूलतः अगर हम देखें तो या तो विचारों को लेकर लिखा गया होगा या तो अमूर्त विषयों को। मूलतः दो ही तरीके के आते हैं जो आपको लिखने को होते हैं, या तो आप जिसके बारे में जानते होंगे या तो आप जिसके बारे में नहीं जानते होंगे, है ना। तो यहाँ पर जैसे जीएस की विषय वस्तुओं को अगर हम ले लें तो यहाँ पे मूलतः जो जानकारी है उस पर आप लिखते हैं वो मूर्त विषय है, ठीक है। महिलाएं हैं, देखा है, समझा है, उनकी स्थितियों को समझा है। पीएम के बारे में जैसे हमने कहा, पीएम के बारे में लिखना मूर्त विषय है क्योंकि आप पीएम को जानते हैं, पीएम कैसे पद होता है, किस तरीके से कार्य करता है। गाय के बारे में लिखना हो, आपने उसे देखा है तो वहाँ पे आप उसके बारे में लिख सकते हैं। टेक्स्ट क्या होगा, विचार प्रधान होगा, जिसके बारे में आपने देखा होगा और उसके बारे में आप लिख सकते हैं, उसको लेकर आपके मन में एक सारी चीज़ें डेवलप्ड हुई होंगी। लेकिन दूसरा अमूर्त होता है जिसको आपने कभी देखा नहीं, उसके बारे में आपके लेकर शायद हो सकता है शायद पढ़ा भी ना हो। और अगर ऐसे विषय के बारे में निबंध लिखना आ गया तो कई बार हम ब्लैंक हो जाते हैं कि इसमें क्या लिखें, कैसे इंटरप्रेट करें। और हमें सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो अमूर्त विषय के लेखन शैली में आती है। तो यहाँ पर निबंध के इन दोनों ही शैलियों में इसमें क्या है, इसमें आपकी चिंतन शैली, ठीक है। कैसी चिंतन कि आप क्या सोचते हैं, क्या उस विषय वस्तु को सबसे पहले क्या है समझना भी ज़रूरी है, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो समझ में आए इन सारी चीज़ों को लेकर आपको जो निबंध लिखना है, इसी चीज़ को लेकर हम यहाँ पे चर्चा करें, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि निबंध और लेख दो कॉन्सेप्ट आते हैं कि आपको निबंध लिखना है कि लेख। निबंध लेख में अंतर होगा। निबंध कैसा है, निबंध आत्मनिष्ठ और कालमुक्त होगा, जबकि आपका लेख वस्तुनिष्ठता और समकालीन होता है। कालमुक्त होगा कि वो किसी भी, अर्थात कि आपको वैदिक से लेकर के आप महिलाओं के बारे में पूछ लिया तो वैदिक काल से लेकर आप वर्तमान तक की स्थितियों के बारे में लिख सकते हैं बिना किसी सीमा के। समकालीन अर्थात वर्तमान स्थिति, लेख क्या होगा, जो वर्तमान स्थिति महिलाओं की होगी वहीं पर आप इसके बारे में लिख रहे होंगे, ठीक है। आत्मनिष्ठता होगी, फिर वस्तुनिष्ठता होगी। तो यहाँ पे क्या है, चीज़ों को आप इस तरीके से यहाँ पर इसको डिफरेंस रखते हैं। हमें क्या लिखना है, निबंध लिखना है। तो निबंध कैसे, जब भी निबंध आप लिखेंगे तो यहाँ पर आप आत्मनिष्ठ और काल मुक्त होकर आप विषय के बारे में लिख सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं कि निबंध लेखन को लेकर आपकी जो प्रक्रिया है वो कैसी होगी, और इस प्रक्रिया को समझने के लेकर हर एक बिंदु को अच्छे से यहाँ पर देखिए। देखिए, निबंध लिखने की जो प्रक्रिया एवं चुनौतियां हैं उसको हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते चलें। सबसे पहले जब आप किसी भी विषय वस्तु को पढ़ते हैं तो उस विषय वस्तु में सबसे पहले जो ध्यान देने की आवश्यकता है वो क्या है, आपको विषय का सही अर्थ समझना। और विषय के सही अर्थ को समझने के लिए यहाँ पे इसके प्रथम चरण में हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि जो निबंध है उस निबंध की जो शब्द हैं, हमें शब्दों को अच्छे से समझना है। शब्दों को यदि आप पर्याप्त ध्यान दें, जैसे कि क्या है, अगर शब्द कैसे हो सकते हैं, शब्दों से आपको पता चलेगा कि उसको कितना विस्तार देना है, किसी टॉपिक का निर्धारण कहाँ पे रख करना है, कितना निर्भर उस पर हम रह सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कुछ शब्द हैं यहाँ पर, केवल, एकमात्र, हो, भी, यही, साथ साथ, सर्वाधिक, न्यूनतम, संभवतः। जब ऐसे शब्द अगर आपके निबंध में अगर वहां पे लगे होंगे तो उसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि आप, जैसे केवल हो गया, केवल अगर कोई शब्द जोड़ेगा तो वहां पर आपको ये पता, केवल जैसे शब्द किसी भी वस्तु शब्द के अगर आगे जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब कि वहां पर वो एक दायरा बना रहा है कि वहां पर आपको लिखना किसके बारे में। केवल कह दे कि केवल गाय के बारे में, या केवल गाय से संबंधित उत्पादों के बारे में लिखिए, ठीक है। तो वहां पर जब भी केवल जैसी चीजें आपको आ जाएंगी तो वहां पर वो दायरा एक क्रिएट कर देता है। इसलिए शब्दों को जरूर ध्यान दें, ठीक है। एकमात्र उपाय क्या हो सकता है, तो यहां पर जब भी ऐसी चीजें आए, इन शब्दों को जरूर ध्यान दें कि यहां पर किस प्रकार के शब्दों को जोड़ा गया है। जैसे केवल के साथ एक 2014 में एक निबंध आया था, जैसे कि केवल राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं ला सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करिए। तो इसका क्या मतलब है कि जो राजनीतिक है कि एक जो दायरा है क्या है, राजनीतिक अधिकार पे अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को हम राजनीतिक अधिकार प्रदान करके उनकी एक बेहतर स्थिति लेकर आ सकते हैं, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकते हैं, तो ये संभव नहीं है। तो अगर ऐसा है तो हम किसी अन्य पक्ष के बारे में हमें लिखना पड़ेगा। अन्य पक्षों को देखिए, यहाँ पे केवल शब्द ने क्या कर दिया, केवल शब्द के साथ साथ यहाँ पे नहीं, अगर यहाँ पर ये सिर्फ नहीं होता तो स्थिति बदल जाती। तो ये जो शब्द हैं ये निर्धारित करेंगे कि आपको कैसा निबंध लिखना है। 2013 में जैसे एक आया था, सकल घरेलू उत्पाद के साथ साथ, यहाँ पे साथ साथ बोल रहा है, साथ साथ सकल घरेलू खुशहाली देश की संपन्नता के मूल्यांकन के सही सूचकांक है।
अब यहाँ पे जो साथ साथ है, इस अर्थ की आप इस निबंध में दोनों ही चीज़ों को आधार बनाएंगे किसी भी देश के मूल्यांकन को लेकर। सकल घरेलू उत्पाद के बारे में भी नॉलेज रखना है आपको, और सकल घरेलू खुशहाली, इन दोनों के आधार पे आपको यहाँ पे मूल्यांकन करता है, अर्थव्यवस्था के बारे में लिखना है। तो ये जो शब्द आते हैं ये आपको डिफाइन करेंगे, इसलिए आपको सबसे पहली चीज़ निबंध में शब्दों पर आपको पर्याप्त ध्यान देना है, ताकि आपको ये समझ में आए कि निबंध आपको किस तरफ ले जा रहा है, कैसे वहाँ पे लिखना है। दूसरा, कई आयामों से सोचा जा सकता है। किसी भी एक निबंध के बारे में लिखते समय हम उसे कई आयामों को सोचकर वहां पर उसको लिख सकते हैं। जैसे कि सब जो एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, सीमित सोच पूर्णता व विस्तार को प्रभावित कर सकती है। अगर आप पहले से किसी के बारे में एक अवधारणा बना ले तो आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे विस्तार से उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं। जिसे किसी से मिलने से पहले ही यदि आप उसके बारे में एक अवधारणा बना लेते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा ही होगा, वो आपके साथ शायद अच्छे से व्यवहार ना करे। जैसे कि आप इंटरव्यू में अगर जा रहे हैं और इंटरव्यू में जाने से पहले आपके मन में यह अवधारणा आ जाए कि मेरा इंटरव्यू में नहीं होगा, तो आप उस अवधारणा के साथ अगर वहाँ जाएंगे तो आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप पहले से नर्वस हो जाएं और आप वहाँ पे अच्छे से आंसर भी ना दे पाएं। तो यहाँ पर सीमित सोच को वहाँ पर सबसे पहले ख़त्म करना है, आपको सीमितता नहीं रखनी है निबंध लिखने के समय। एग्जाम्पल में एक अच्छी बाढ़ अच्छे पड़ोस बनाती है, तो यहाँ पर अगर ऐसी चीज़ होगी तो यहाँ पर आपको ये स्पष्ट करना होगा कि जो बाढ़ें होती हैं वो आपके लिए किस तरीके के पड़ोसी के संदर्भ में वैदेशिक संबंधों की पृष्ठभूमि के बारे में लिखना है। अच्छी बाढ़ें अर्थात की जो सीमा रेखाएं हैं, अच्छी सीमा रेखाएं जो बिना विवाद के हैं, और बिना विवाद की जो सीमाएं होंगी तो वहाँ पर आपके संबंध अच्छे होंगे। अगर आपकी अच्छी बाढ़ें नहीं हैं तो वहाँ पर आपकी विवादित स्थितियाँ हैं तो आपको दोनों देशों के जो संबंध हैं वहाँ पे आपको खटास कहीं ना कहीं उत्पन्न होंगे। एग्जाम्पल वाइज आप देख लीजिए, भारत चाइना के मध्य विवाद की स्थिति है, भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद की स्थिति है, हाल फिलहाल भारत नेपाल के मध्य भी इसी कारण विवाद की स्थिति है। तो ये विवादित स्थितियाँ जब भी होंगी, अच्छी बाढ़ें अगर नहीं है तो अच्छे पड़ोसी वहाँ पर आपके संबंध अच्छे विकसित नहीं होते हैं। इसी तरह तीसरी जो बात आपको ध्यान रखनी है, देश काल विस्तार को सही ढंग से समझना है। ठीक है, जिसमें देश अर्थात देशगत या भौगोलिक विस्तार को समझना है। देशगत भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में क्या है कि आप भारत है, विश्व है, क्षेत्र विशेष के बारे में क्या उल्लेख किसका करना है, इसकी जानकारी आपको मिलेगी किससे, निबंध से। दूसरा, देश के साथ साथ किसका निबंध में ध्यान रखना है, काल का, किस समयावधि के अनुरूप आपको लिखना है, तो समय या समयावधि को ध्यान रखना है। अब समय या समयावधि को निबंध में कैसे शब्द आपको बताएंगे, तो निबंध में यदि इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया हो, जैसे अतीत, वर्तमान, 21वीं सदी जैसे शब्द यूज हुए होंगे, तो वो बताएंगे कि आपको जो निबंध लिखना है वो किस काल क्रम में जाकर चीजों के स्टार्ट करनी है, लिखना वहां पे आपको शुरू करना है। एग्जाम्पल के रूप में इसे समझने को लेकर, किसी को अनुदान देने से उसके काम में हाथ बटाना बेहतर होता है। ठीक है, दूसरा है, तो यहां पर किसी को अनुदान देने से उसके काम में हाथ बटाना बेहतर होता है। यहां पे क्या हुआ कि आपको किस तरीके से इसे विस्तार देना है, यहां पर आपको इसमें समझना होगा कि यहां पर किसी को अनुदान देना, अनुदान का मतलब कि आपको ग्रांट देते हैं या पैसे आप पैसे उनको दे रहे हैं, उससे अच्छा है कि उसका काम करा दीजिए। काम करा देते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वो अपने स्तर पे काम को सीखेगा, इन फ्यूचर उसे अन्य जगह पर रोजगार मिल सकता है, जॉब मिल सकता है, उसकी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अच्छी होगी। आप पैसा दे दोगे तो नेक्स्ट टाइम फिर भीख मांगेगा, उसकी आदत ऐसे पड़ जाएगी, वो कार्य कुशल नहीं बनना चाहेगा, कार्य कुशल नहीं बनेगा तो वो उसकी आदतें खराब रहेंगी, वो चीज़ें वहाँ पर समाज में ये व्याप्तता बढ़ती जाएगी, समस्या की स्थितियाँ ज़्यादा बढ़ेंगी। दूसरा है, एक और एग्जाम्पल समझते हैं, भारत के सम्मुख संकट, नैतिक या आर्थिक। अब इसके बारे में भारत क्या हुआ, एक देश काल के बारे में बता रहा है कि आपको जो चर्चा करनी है निबंध में, किस देश के बारे में चर्चा करनी है, देश के बारे में, भारत। काल भी बताया, सम्मुख संकट है, सम्मुख का मतलब कि वर्तमान स्थितियों को लेकर अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे संकट के बारे में चर्चा करनी है, तो अर्थात स्थिति जो है अभी अगर चर्चा करें तो यहाँ पर वर्तमान भारत के समक्ष जो संकट है वो ज़्यादा नैतिक संकट हैं या आर्थिक संकट हैं, इसके बारे में आपको वहाँ पे चर्चा करनी है। इसी तरीके से एक और है जो काल को लेकर स्पष्ट करता है, जैसे कि क्या स्ट्रिंग ऑपरेशन निजता पर प्रहार है, क्या प्रतिस्पर्धा का बढ़ता स्तर युवाओं के हित में है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो अस्पष्ट संदर्भ था, यहाँ पे कुछ क्लैरिटी आपको दिखाई नहीं देती है, क्या स्ट्रिंग ऑपरेशन निजता पर। स्ट्रिंग ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो ये घटनाएं अभी हाल फिलहाल में होना शुरू होती हैं। ठीक है, हाल फिलहाल के स्ट्रिंग ऑपरेशन, पहले की स्थितियां तो नहीं है लेकिन हाल फिलहाल है। क्या प्रतिस्पर्धा का बढ़ता स्तर युवाओं के हित में है, तो प्रतिस्पर्धा जो होता है, कंपटीशन क्या हुआ हाल फिलहाल, जिस तरीके जनसंख्या बढ़ी उसी के अनुसार यहाँ पे प्रतिस्पर्धा आपको बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो
तो यहाँ पर आप इसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। देश काल के बारे में यहाँ पे कोई एक स्पष्टता नहीं है, देश कहीं भी नहीं यहाँ पे बताता है। तो आप जब इस प्रकार के अगर निबंध लिखने को आएँ तो वहाँ पर आप विभिन्न देशों के एग्जाम्पल या विभिन्न देशों को आधार बनाकर अपने निबंध लेखन को लिख सकते हैं। किसी भी देश की काल और घटनाक्रम को इसमें उठाकर लिख सकते हैं और ये यहाँ पर आपको एक बांध के नहीं रखता है, आपको मुक्त विचारों के साथ इसमें लिखने का अवसर भी देता है। तो यहाँ पर देखें तो देश को एक अस्पष्टता की सीमा है, लगता है आप भारत है, पूर्ण मायने यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देते हैं। तो इस यहाँ पर जब इस तरीके का निबंध आए, ठीक है, जहाँ पर और देश और काल को लेकर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी न रखी गई हो और इस संदर्भ में जब आपको उत्तर लिखना हो या निबंध लिखना हो ऐसे सब्जेक्ट का, तो वहाँ पे एक फॉर्मेट क्रिएट रखिए। फॉर्मेट क्या हो, क्योंकि आप भारतीय परीक्षाएं दे रहे हैं, इसलिए आपको इस प्रकार के निबंध लेखन में भी जो ज़्यादा एक बड़ा पोर्शन लिखना है वो भारत के संदर्भ में लिखिए और बाकी आपका जो छोटा पोर्शन है वो विश्व की अन्य घटनाओं के साथ इसे जोड़कर आप लिख सकते हैं। जो रेशियो है 70-30 या 75-25% तक के आधार पर आप इस तरीके के निबंध को लिख सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी देखिए जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे देश और काल की अगर घटना नहीं है तो जो दोनों स्पष्ट है तो वहाँ पे हमें इस तरीके के मायने रखना है। लेकिन जहाँ पर ये स्पष्ट आपको दिखाई देता हो, अगर निबंधों में जहाँ स्पष्ट कर दिया गया हो कि किस कालक्रम में और किस घटनाक्रम के बारे में जानकारी देखनी है, तो वहाँ पर फिर आपको इस तरह के फॉर्मेट क्रिएट नहीं करने हैं या वहाँ पर इन चीज़ों की आपको चर्चा भी नहीं करनी है। लेकिन जहां पर आपको लगता है इस तरीके के निबंध आते हैं, कोई ऐसे शब्द प्रयोग नहीं किए गए हैं जिससे कालक्रम और देश का पता चले, तो वहां पर इस फॉर्मेट को ध्यान रखिएगा। उसमें भी एक बड़ा वर्जन जो है वो भारत के पक्ष में लिखना है और राष्ट्रीय स्तर की चिंताएं इसमें रखें। दूसरा है विश्व के संदर्भ में, तो विश्व के स्तर का विस्तार भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो पहले चरण में हमने देख लिया कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। शब्दों को पर्याप्त रूप से वहाँ पर अच्छे से पढ़ें, कालक्रम इत्यादि घटनाओं को वहाँ पर देखें, विषय विस्तार की स्थिति को वहाँ पर स्पष्टता पर ध्यान दें। अगर आप इन पक्षों को देख लेते हैं तो आपका पहला चरण कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप निबंध को समझने के दृष्टिकोण से इसके दूसरे चरण में आते हैं। ये पहलू अगर आप ध्यान रखेंगे और इस आधार पर अगर 10-12 दिन आप प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्जाम में, तो आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। ये पूरा अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, आप पूरा मेरे साथ चलिए, अंतिम बिंदु तक हम यहाँ पर आप साथ देते हैं, तो यहाँ पर ये जो जानकारियाँ हैं आपके निबंध को लेखन की शैली को लेकर एक पर्याप्त रूप से अच्छी जानकारी उपलब्ध कराएंगे और आप यहाँ पर बेहतर कर सकते हैं अगर इसी को फॉलो करके नेक्स्ट टाइम इन चीज़ों को ध्यान रखकर अगर आप निबंध लिखें तो। द्वितीय चरण में अगर हम बात करें तो यहाँ पर विषय से जुड़े बिंदुओं को खोजना है। विषय से जुड़े बिंदुओं को खोजने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको समस्या का पता करना है। तो और समस्या को पता करने के लिए क्या करना है, विषय को पढ़कर पर्याप्त बिंदु दिमाग में यहाँ पर उसके बारे में खोजबीन करना शुरू करते हैं। तो उसके बारे में जब आप पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे और पढ़ा हुआ होगा तभी होगा, बिना पढ़े तो कुछ नहीं होगा, चाहे आप उस टॉपिक को कितने भी बार पढ़ लें। तो विषय के बारे में, जैसे कि विषय कैसे हैं, देश को बेहतर आपदा प्रबंधन की आवश्यकता है, न्यायिक सक्रियतावाद है, जीएस या ऑप्शनल टॉपिक्स होंगे, बिंदुओं की तलाश कैसे करनी है। दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि सत्य जिया जाता है, सिखाया नहीं जाता है, निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है। तो कैसे विषय हैं ये अमूर्त हैं, ठीक है, ये कैसे हैं, अमूर्त हैं। और यहाँ पर बिंदुओं की समस्या आपके समक्ष आ सकती है कि यहाँ पर आपको लिखना क्या है, क्योंकि अगर आपने जिनके बारे में कभी पढ़ा नहीं है, जिनके कभी या फिर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है जिस पर, तो हो सकता है इस तरीके के निबंध के विषय आपके समक्ष आए तो आप लिखने में असफल हो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ अगर ऐसे विषय आए, देश को बेहतर आपदा प्रबंधन की आवश्यकता है, आपदा प्रबंधन आप विषय वस्तु को पढ़ते हैं, उसके बारे में आप लिख पाएंगे। आपदाएं किस तरह की होती हैं, कैसे उत्पन्न होती हैं, उससे क्या समस्याएं होती हैं, किस कारण होता है, कौन कौन से लोग प्रभावित होते हैं, उसको निजात से कह सकते हैं, उसको रोकने को लेकर हम क्या उपाय कर सकते हैं, कौन कौन से संगठन इत्यादि उसके लिए काम करते हैं, विज्ञान तकनीकी की उसमें क्या भूमिका है, तो उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। न्यायिक सक्रियतावाद को लेकर आप पॉलिटिकल एंगल से सारी जानकारी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो विषय आएंगे वो कैसे होंगे, या तो जीएस का होगा या तो ऑप्शनल विषय होगा, और बिंदुओं की तलाश जो होती है या खोजबीन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो विषय को अगर आप पढ़ेंगे तो जीएस का अगर विषय है तो आप आसानी से लिख पाते हैं और पढ़े हुए विषय आप लिख पाते हैं। लेकिन यदि अमूर्त विषय आपके समक्ष आ जाए तो वहाँ पर आप थोड़ा सा समस्या परिस्थिति में आ जाते हैं।
तो यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। यदि अमूर्त विषय आपको लिखने को आए और इस अमूर्त विषय का आपको निबंध लिखना हो, तो वहाँ पर आप किन बिंदुओं का ध्यान रखकर इसको एक अच्छे से एक निबंध लेखन को आप लेकर या एक अच्छा निबंध आप वहाँ पर लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने इसी को एक एग्जाम्पल जो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं शुरू से, निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है। ठीक है, अब अगर हम इसका विश्लेषण करें, ठीक है, विश्लेषण करने पर यहाँ पे जो पहला पॉइंट अगर हम देखें, इसमें पहला पॉइंट देखो, इसको 3 भागों में हमने डिवाइड कर लिया। ठीक है, 3 जो इंपॉर्टेंट पहलू हैं, 3 इंपॉर्टेंट पहलू इस निबंध में क्या है? एक निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा है, यथार्थ सभ्यता है और जीवन रस है। तो इसको डिफाइन करना जरूरी, इनको समझना जरूरी, इनका मतलब क्या होगा। इनको अगर आप समझ गए तभी आप इसको व्याख्यायित कर पाएंगे। जिसके निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा, इसका अर्थ क्या होता है? ऐसी जिज्ञासा जिसके पीछे कोई लाभ कमाने की इच्छा ना हो, अर्थात कामना रहित होना। निष्काम, बिना किसी कामना के आपको काम करते रहना, किसी प्रकार के बिना लाभ के दृष्टिकोण से कोई काम करना, निष्काम, इसको बौद्धिक जिज्ञासा कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में परीक्षा के समझ होने की इच्छा सकाम होती है, क्योंकि आप परीक्षा अगर पास करोगे तो आपको पता है ये परीक्षा में पास करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। अभी आप आरओ का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर ये सारा विषय वस्तु क्यों पढ़ रहे हैं? तो क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। अगर आप यहाँ पे अच्छा करके आएंगे तो आप सफल होंगे और आपको एक पोस्ट मिल जाएगी, इनकम होने लगेगा, ठीक है, समाज में ख्याति मिलेगी, लोग आपको आएंगे, कंग्रेचुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? एक आपकी इच्छा उसके साथ जुड़ी है, आप निष्काम भावना से इसको आप नहीं पढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ जानने की इच्छा क्या होती है? निष्काम भावना इसके तहत आती है। जैसे दार्शनिक वैज्ञानिक जो होते हैं लगातार नए खोज में लगे रहते हैं। ठीक है, दार्शनिक जो विचार रहे हैं, अरस्तु हैं, प्लेटो हैं, या फिर जो वैज्ञानिक हैं वो लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने उस समय जो प्रयास किया उसका मतलब ये ना, वो उनकी सोच जो होती है उसका उन्हें फ्यूचर पे क्या होगा क्या नहीं होगा वो उस पर उतना इफेक्ट नहीं बता पाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में वो लगातार उसी के पीछे लगे रहते हैं जब तक उसे प्राप्त नहीं कर लेते हैं। दूसरा यहाँ पे पॉइंट था यथार्थ सभ्यता। यथार्थ सभ्यता का मतलब रियल, अर्थात जो श्रेष्ठ होगा, सबसे अच्छा, दूसरों से बेहतर गुणों को समाहित किया गया। जैसे श्रेष्ठ सभ्यता की आप चर्चा इस पे कर सकते हैं, कौन सी सभ्यताएं श्रेष्ठ थी, किदान आधारों पर थी, उनके गुण क्या इत्यादि थे, उनके बारे में आप चर्चा इसमें कर सकते हैं। यथार्थ सभ्यता के बारे में एक जानकारी देते हो, जो रियलिस्टिक हो उनके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। जो व्यवहार रियलिस्टिक हो, ज़्यादा व्यवहारिक स्थिति रखता हो, ज़्यादा समयानुकूल हो, उसके आधार पर जो बेहतर हो उनका आप यहाँ पे वर्णन करें। जीवन रस का मतलब ऐसी मूलभूत शक्ति जिसकी वजह से कोई सभ्यता जीवित रहती है। ठीक है, जिसके कारण कोई ना कोई एक ऐसी कह सकते हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू, जिसके कारण जो वर्तमान की स्थिति है, समाज है, वो उसको जीवंत बनाने का कार्य करती है। उन बिंदुओं के आधार पे आप यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले जब भी ऐसी विषय वस्तु आए तो इनको शब्दों को समझ लें, और उन शब्दों का यदि आपको मतलब आपको समझ में आता है तो उसके बाद फिर इस विषय वस्तु का उत्तर निबंध लेखन की ओर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आसान हो जाता है। समझने के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक संपूर्ण अर्थ में अगर हम इसे चर्चा करके समझ लेते हैं, जैसे श्रेष्ठ सभ्यताएं जिस मूल शक्ति की वजह से श्रेष्ठ बनती हैं वह निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा है। तो हमने इसे एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। हमने एक सभ्यता को आधार बनाया कि सभ्यताएं सबसे अच्छी तब बनती हैं जब वहाँ पर निष्काम भावना से सभी लोग वहाँ पर कार्य करते हैं। उसके कारण उनका विकास होता है और विकास के कारण वो सभ्यताएं और भी ज़्यादा विकसित होती हैं और वो एक दूसरे के लिए वहाँ पे कार्य करने को लगे होते हैं, जो उनका एक जीवन रस है, जो मूल जीवन शक्ति है उसके अंतर्गत। वही सभ्यताएं विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकती हैं जो अपने सदस्यों को ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु होने की प्रेरणा देती हैं। अर्थात ऐसा समाज सभ्यता जहाँ पे वैज्ञानिक और दार्शनिक विचार के लोग ज़्यादा हों, जो अपना भला होने के संदर्भ से ना बल्कि यहाँ पर अपने समाज को लेकर आगे बढ़ने, उनके भलाई को लेकर लगातार काम करने को लेकर ज़्यादा प्राथमिकता, भविष्य को लेकर वहाँ पे चर्चा करते हों, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। और यदि ऐसे समाज में दार्शनिक हैं, वैज्ञानिक हैं और वो ज़्यादा संख्या में हैं, लोग उनकी सुनते हैं, उसके साथ काम सब मिलकर करते हैं, तो वो चीज़ें आपके समाज को, आपके सभ्यता को और भी विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये तो हमने इसको समझ लिया कि आपको इस प्रकार के शब्दों को कैसे, यहाँ पे इस प्रकार के निबंध को लिखना कैसे, लेकिन कुछ चीज़ों को और ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है? किन शब्दों की व्याख्या की जानी जरूरी है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे विषय की व्याख्या करने में लग गए निबंध में जो हाँ वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस ना रखता हो। दूसरा, विषय के हिस्सों से जुड़ें, उनको उदाहरण के माध्यम से, तथ्यों के माध्यम से, प्रसिद्ध कथन, घटनाएं इत्यादि को लेकर आप विषय वस्तु के साथ उसे जोड़ें ज़रूर। अर्थात उससे रिलेटेड तथ्यात्मक जानकारी हो, कहानी हो, कोटेशंस हो,
कोई कविता अगर आपको याद हो या दोहे हैं, इनको आप ज़रूर वहाँ पर लिखिए, जो आपके निबंध को और भी प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अतिरिक्त विषय के पक्ष और विपक्ष में अर्थात कि दोनों ही चीज़ों, अर्थात एक ही लगातार निबंध के विषय वस्तु के बारे में अच्छा ही नहीं लिखना है, बल्कि यदि उसके निबंध के उस विषय वस्तु में कोई समस्या आती है तो समस्यागत स्थितियों को भी वहाँ पर ज़रूर एक जगह देनी चाहिए, उनके बारे में विस्तार से आपको चर्चा करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सभ्यता को महान बनाती है, तो सभ्यता कैसे सकाम बौद्धिक जिज्ञासाएं, इसके बारे में हम विषय का विश्लेषण करने का आधार देख सकते हैं। दूसरी तरफ निष्काम बौद्धिक जिज्ञासाएं, तो यदि एक सभ्यता को महान बनाना है तो वहाँ पर दो तरीके के लोग हो सकते हैं। एक ऐसा जिज्ञासा है जिसमें सकाम अर्थात कि उसको कोई ना कोई कामना या इच्छा रहती हो उसके आधार पे, और दूसरा होता है निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा। तो यहाँ पर अब इसके बारे में यदि आपको यहाँ पर इसका विश्लेषण करना हो तो क्या करना है, तो कुछ पहलू हैं। आप कभी भी विषय का जब विश्लेषण करेंगे तो विषय का विश्लेषण करने को लेकर आप अपने आप से उस विषय वस्तु से रिलेटेड कुछ प्रश्न जरूर पूछें। उस विषय से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं क्या है, क्यों है, कब है, कहाँ है, कौन है और कैसे है। जैसे इसको एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। जैसे कि विषय का विश्लेषण सकाम बौद्धिक जिज्ञासाओं को लेकर, निष्काम बौद्धिक जिज्ञासाओं को लेकर कहा क्या है, तो सबसे पहले निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा क्या है इसको आप व्याख्यायित करें। दूसरा, क्यों निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा को यथार्थ सभ्यता का जीवन रस क्यों कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा को यथार्थ सभ्यता का जीवन रस, ये तो था, लेकिन क्यों कहा जाता है तो उसके बारे में आप वहाँ पर उसका विस्तार करें, उसके बारे में चर्चा करें। फिर तीसरे चरण में जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या बताना है, क्या इतिहास में इसके उदाहरण है जो विषय को सिद्ध या खारिज करें। अर्थात कि निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा के कारण सभ्यताएं विकसित हुई हैं और इसके लेकर आपके पास कोई घटना है कि यहाँ पर इस सभ्यता में ऐसे दार्शनिक थे और ये विचारक थे जिसके कारण ये सभ्यता बहुत विकसित हो जाती है, तो उनका आप एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं। कहाँ, किस कालक्रम, किस घटनाक्रम, विश्व में कहाँ की सभ्यताओं के संबंध में यह दावा किया जा सकता है, तो उनके बारे में फिर आपको यहाँ पर चर्चा करनी चाहिए, एग्जाम्पल्स में उन्हें भी ऐड करें। ऐसे कौन से लोग हैं निष्काम जिज्ञासाओं का स्तर तक पहुँचने में समय अर्थात वहाँ पर पहुँच पाए, तो उन दार्शनिकों विचारों के बारे में भी थोड़ी जानकारी आप वहाँ दे सकते हैं। और ये सब मिलकर कैसे समाज के भीतर इनकी प्रेरणा कैसे पैदा की जा सकती है, अर्थात वर्तमान जो समय समाज है इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें कैसे समावेशित करें जिससे हमारा समाज भी उस स्तर को प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, किसी भी विषय का निर्धारण करना हो तो ये कुछ मानक क्वेश्चन है, उस विषय वस्तु को आप इन आधारों पर जरूर विश्लेषण करें। उस विषय से रिलेटेड वो क्या है, क्यों है ऐसा, कब हुआ, उससे रिलेटेड उससे संबंधित जानकारी कहाँ है, कहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं विकसित, कौन कौन लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, कैसे ये सारी चीज़ें वर्तमान समय लागू कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर आपको वहाँ पर ऐड करें, इस तरीके से उसे आप वहाँ पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को पूछेंगे तो इससे आपको काफ़ी वहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। अभ्यास लेखन को लेकर आप कई सारे विषय वस्तुओं को इसमें लिख सकते हैं, कई सारे आधार इसमें आप शामिल कर सकते हैं। निबंध लेखन करते समय जो आप निबंध आप लिख रहे हैं, उस निबंध लेखन के दौरान आपको कई अलग अलग विषय वस्तुओं को आपने पढ़ रखा होता है, उन्हीं विषय वस्तुओं की नॉलेज का प्रयोग आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, इसको आप सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम दे सकते हैं क्या, जैसे धर्म और शिक्षा बच्चों को जिज्ञासु बनाने महत्वपूर्ण है। जो शिक्षा आप ग्रहण करते हैं बचपन में, जब आप सीखना शुरू करते हैं या धर्म के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, जब पहली बार चीज़ों को हम सुनते हैं, समझते हैं कोई चीज़ को, तो उसके बारे में और भी जानने की इच्छा हो सकती है, इंटरेस्ट हो सकता है कि क्या है। जैसे आप साइंस को लेकर पढ़ते हैं, साइंस में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आती हैं। जैसे एक बच्चा आमतौर पर अगर घर पे है तो वहाँ पर जैसे पंखा चल रहा है, पंखा कैसे चल रहा है, किस कारण से चल रहा है, कौन सा सिद्धांत फिजिक्स का इसमें काम कर रहा है, जिज्ञासा। धर्म में मान लीजिए कि अगर आपको, जैसे कि अगर हिंदू धर्म की बात करें, रामायण और महाभारत के बारे में बहुत सुनाया जाता है, कहानियाँ हैं उसके बारे में, लोग उसके बारे में और जानना चाहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन इसके लिए जिम्मेदार था, क्या इसे रोका जा सकता था। तो लोगों के मन में क्या होता है, ये चीज़ें आपके मन में, तो इसे आप क्या कर सकते हैं, एक सामाजिक सांस्कृतिक आयाम दे सकते हैं। दूसरा आयाम इसमें रख सकते हैं, राजनीतिक और प्रशासनिक आयाम भी इसके साथ जोड़ा जा सकता है। जैसे कि इसमें राजनेताओं का शिक्षा स्तर व शिक्षा संबंधी सोच व नीति, प्रशासन शिक्षा संबंधी जटिलताओं के प्रति संवेदनशील है या नहीं। तो शिक्षा को लेकर
राजनेताओं और प्रशासन की इस समय वर्तमान भूमिका को आधार बनाकर भी आप वहां पर लिख सकते हैं इस एंगल से भी, अर्थात कि एक निबंध को लिखने को लेकर कई अलग अलग आयामों का आप प्रयोग कर सकते हैं और उसको उस धारा से आप जोड़ सकते हैं। क्या इस तरीके की प्रक्रिया सफल रही है? क्या राजनीतिक और प्रशासनिक जो भूमिका है वो अपनी भूमिका सही तरीके से निर्वहन करते हैं या नहीं? ऐतिहासिक आयाम के तौर पर आप चर्चा कर सकते हैं कि एथेंस, नालंदा में निष्काम भावनाओं को वहाँ पे जन्म दिया, कि वहाँ पे जो शिक्षण पद्धति, जिस तरीके से गुरु और शिक्षा का जो गुरु और शिष्य का जो संबंध था, जो जिस तरीके से ज्ञान उनको आवंटित किया जाता था, तो वो सारी जो भावनाएं रही हैं उसको आप देख सकते हैं, इसमें उनको आधार बना सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में उनकी चर्चा या घटनाएं लिख सकते हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी आयाम भी इसके साथ जोड़े जा सकते हैं, जैसे कि मनोरंजन द्वारा बच्चों को जिज्ञासा उत्पन्न कर सकते हैं। वीडियो गेम्स के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करना है, कोई आपको प्रॉब्लमेटिक स्थिति दी जा सकती है, उसको सॉल्व करके दिखाइए गेम्स के माध्यम से, तो लोगों को जिज्ञासा होगी कि आप ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, इसे मैं कैसे हल कर सकता हूँ। कोई प्रॉब्लमेटिक स्थिति उसे दे दी जाए तो उसे जब तक वो खोजता रहता है कि इसे मैं कैसे सॉल्व करूँ, उसके लिए 10 तरीके का आयाम, 10 तरीके के रास्ते हैं, तो उसे वो खोजेगा जब तक उसके वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो जाता। दार्शनिक आयाम के अंतर्गत प्लेटो, सुकरात, गौतम, पतंजलि के द्वारा दिए गए विचारों को आधार बनाकर वहाँ पे उससे उन्होंने जो बातें कही वो ऐसे क्यों और किस परिप्रेक्ष्य में कही हैं, उनसे रिलेटेड कहानी और घटनाओं को पढ़ करके हम बहुत सारी चीज़ें उसमें सीख सकते हैं, जिज्ञासा उत्पन्न कर सकते हैं। भूगोल सबसे ज़रूरी है। भूगोल बहुत सारी जिज्ञासाएँ उत्पन्न करता है। तो भौगोलिक जटिलताएँ, चुनौतियाँ मनुष्यों को जिज्ञासु बनाती हैं कि मौसम, मानसून कैसे आता है, बाढ़, सूखा, चक्रवात क्या है, दिशा सूचक यंत्र कैसे काम करते हैं, नॉर्थ साउथ पोल की क्या भूमिका है, ये सारी चीज़ें क्या है, जिज्ञासा उत्पन्न करती हैं। वैश्विक आयाम है जिज्ञासु वृत्ति की दृष्टि से विभिन्न देशों के विकास का स्तर। जैसे हम कहते हैं कि एक ही समय पे चाइना और इंडिया दोनों स्वतंत्र हुए, लेकिन चाइना आज हमसे बहुत आगे है और हम आज उनसे काफ़ी पीछे हैं। ऐसा क्यों हुआ? एक जिज्ञासा, एक क्वेश्चन होता है, ऐसा क्यों हुआ? जब एक ही समय पे स्वतंत्र हुए दो देशों की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी डिफरेंट कैसे है? तो ये भी क्या है? जिज्ञासा है, जो सवाल उत्पन्न करती है, जिसके कारण आपको कुछ नया जानने की इच्छा होती है, वो सभी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये समझ में आ गया। द्वितीय चरण के अंतर्गत आपको ये सारी चीज़ें, आपको निबंध के स्तर के विभिन्न आयामों का और उसके विस्तारीकरण पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तीसरी बात यहाँ पे ध्यान रखिए, तृतीय चरण के अंतर्गत निबंध की रूपरेखा को बनाना है। क्या करना है? निबंध की रूपरेखा बनानी है। अब इस निबंध की रूपरेखा में जो शब्द हैं उन शब्दों को आयाम देना है। ठीक है, कि किसको कितने शब्द देने हैं। जैसे कि अगर आपका आरोप की अगर हम बात करें जो सिर्फ 600 शब्दों में लिखना है, 600 शब्दों में लिखने के लिए आपको क्या करना है? जो भूमिका है, भूमिका के लिए आप क्या दे सकते हैं? 75 शब्द दे दीजिए। विषय के स्पष्टीकरण करिए उसके बाद कि विषय क्या है, इसका विस्तार कितना हो सकता है, उसके बारे में 75 शब्द। फिर विपक्ष के पक्ष में तर्क दीजिए। विषय के पक्ष में आप तर्क दें तो वहाँ पे 300 शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर विषय की सीमाओं को उजागर करें, उसके रिलेटेड आपको 100 शब्द दीजिए और उसके बाद निष्कर्ष लिखिए 75। अगर इस तरीके से आप पूरे एक, अर्थात कि जो पूरा निबंध लिखा जाएगा, कितने पक्ष हो सकते हैं? एक भूमिका लिखनी है, फिर उस विषय का विस्तार करते हुए उसका स्पष्टीकरण देना है, फिर उसके पक्ष और विपक्ष के बारे में चर्चा करनी है और अदालत उसका निष्कर्ष लिखना है। और इस दौरान अगर आप देखें यहाँ पर तो आराम से आपका 600, 625, 30 शब्दों में आराम से आपका एक निबंध हो जाता है। यहाँ पे और भी चाहें तो 75 को 50 भी कर सकते हैं। अगर हम देखें तो 150, 300 तो 450, यहाँ पे 550 और यहाँ 75 तक 625। इसे आप 5 या 10 शब्द ऊपर और नीचे अगर कम भी करते हैं, 5 अगर हम यहाँ करते हैं तो 610, 615 तक आपका काम हो जाता है। और भी थोड़ा कम कर दोगे तो और भी काम वहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें तो आपको अपनी भूमिका 600 शब्दों का निबंध अगर लिखना है तो आप ऐसी भूमिका करें। अगर यहीं पर 1200 शब्दों का निबंध लिखना है तो कुछ नहीं करना है, जितने भी शब्द यहाँ पर दिए गए हैं उनको जस्ट डबल कर दो। ठीक है, कि अगर 1200 शब्दों की आपको यूपीएससी में, यूपीपीएससी में अगर आपको लिखना हो, जहाँ पे आपको शब्दों की जो सीमा होती है वो ज़्यादा लिखने का आती है, यूपीएससी में जैसे 12 शब्द पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर भूमिका को 150 कर दो, विषय के स्पष्टीकरण को 150 कर दो, विषय के पक्ष में जो तर्क लिखना है इसको 600 कर दो, विषय की सीमाओं को उजागर, सीमाओं के बारे में लिखना है 200 शब्द और यहाँ पर फिर से 150। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अगर चर्चा करोगे तो आराम से आपका 1200 कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, जितने शब्दों की सीमा है 5 पार्ट में आपको लिखना है और इस 5 पार्ट के अनुसार वहाँ पे शब्दों को ज़रूर डिवाइड कर लें कि मुझे कहाँ पर कितनी चीज़ों के बारे में लिखना है। और उससे पहले वो सारे चरण आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। जब तक आप उन पूरा समझ नहीं लेंगे तब तक यहाँ पर आप इन शब्दों को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है चौथा चरण। चौथा चरण आता है कि भूमिका लिखनी।
क्या लिखना है? भूमिका लिखनी है। तो भूमिका लिखते समय आप किस तरीके के कुछ सुझाव मैं देना चाहूँगा। जब आप भूमिका लिखते हैं तो भूमिका लिखते समय आप इन पक्षों को ज़रूर ध्यान दें ताकि आप अच्छी भूमिका वहाँ पर लिख पाएँ। भूमिका लिखते समय सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, तथ्य एवं सूचनाएं देने से बचें। ज़्यादा जानकारी यहाँ पर भूमिका में हमें नहीं देनी है, ठीक है। दे भी तो कम व चौंकाने वाले महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताएं, जिसे पढ़ के सामने वाला के मूलतः ऐसी चीज़ें बताएं जिसके बारे में हो सकता है बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हों, उस जानकारी को वहाँ पे देने की कोशिश करें। दूसरा, शब्दकोश में दी गई परिभाषाओं से बचें, जो विद्वान की टिप्पणी से प्रारंभ कर सकते हैं लेकिन, ठीक है। तो शब्दकोश जो मूलतः होता है कि किसी भी विषय वस्तु के बारे में परिभाषा देकर लोग प्रारंभ कर देते हैं, तो परिभाषाएं बहुत ज़्यादा प्रभावपूर्ण ज़्यादा होती नहीं हैं। उससे अच्छा है कि आप कोई कोटेशन यूज़ कर लें। जैसे यहाँ पे लिखा है कि विद्वान की टिप्पणी से आप प्रारंभ कर सकते हैं कि उस टॉपिक के बारे में किसी विद्वान के द्वारा कुछ बातें कही गई हों तो उनकी टिप्पणी आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वो एक ज़्यादा बेहतर माध्यम होगा। दूसरा, भूमिका बहुत छोटी और बड़ी दोनों नहीं होनी चाहिए। अर्थात एक, जैसे मैंने कहा, अगर 600 शब्द हैं तो उसका 75% अर्थात एक तरीके 10%, तो आप 600 शब्द का लिखना है तो 60 शब्द दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि 20-30 शब्द की भूमिका लिखी हो, और ऐसा भी नहीं कि 200-150 का आपने भूमिका लिख दी हो। तो वहाँ पर कोई भी जो निबंध का 10% हिस्सा आप उसकी भूमिका को दे सकते हैं। 600 है शब्दों के निबंध लिखना है तो 60 शब्द, 70 शब्द, और जैसे 1200 शब्दों का लिखना है तो 120 150, और अगर 1000 शब्दों का लिखना है तो 10% सबका रखना है, 100 शब्द दे दिए। तो वहाँ पर भूमिका कितना होना चाहिए? सिर्फ आपका 10% होना चाहिए। दूसरा, एक अनुच्छेद में समाप्त हो जाए, अर्थात 2 या 3 हो सकते हैं अगर भूमिका की संरचना की मांग करती हो, लेकिन जो भूमिका होगी उसका एक ही पैराग्राफ में वो खत्म हो जाए। 2-3 पैराग्राफ में सिर्फ भूमिका ही लिखते नहीं जानी है। हाँ, अगर लगता है कि विषय बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ों के बारे में आपको चर्चा करनी है तो उसी भूमिका के 2-3 पार्ट में आप लिखना है तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि भूमिका जो होती है एक ही पार्ट में ख़त्म हो जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद भूमिका पहले वाक्य से ही विषय से जुड़ी हो ज़रूरी नहीं है। प्रतीकात्मक उदाहरण के तौर पर यहाँ पे घटना से प्रारंभ कर सकते हैं, भूमिका के अंतिम वाक्य में विषय के साथ संबंध स्थापित करें। ज़रूरी नहीं कि आपका भूमिका जो आप लिखने जा रहे हैं वो डायरेक्ट आप विषय के बारे में ही चर्चा करते हुए लिखें। आप किसी कहानी, घटना, कोटेशन इत्यादि को पहले चर्चा कर दें, उससे स्टार्ट करें, और उसके बाद जब आपकी भूमिका खत्म हो रही हो तो वहाँ पर आप अपनी विषय वस्तु को जोड़ना प्रारंभ कर दें अंतिम कुछ लाइनों में, ताकि आपको ये पता चल सके या सामने वाला जो चेक करने वाला है कि उसे ये पता रहे कि आगे जो आप चर्चा करने जा रहे हैं अब आपका विषय वस्तु प्रारंभ हो रहा है, विषय वस्तु के बारे में क्या लिखने जा रहे हैं। तो भूमिका कभी भी विषय वस्तुओं के बारे में डिटेलिंग करने से हमें प्रारंभ नहीं करनी है, ऐसा कोई दबाव नहीं रखना है। उससे जुड़ी हुई किसी भी घटना, कहानी, कालक्रम, टीका, टिप्पणी इत्यादि को आधार बनाकर भी आप इसे प्रारंभ कर सकते हैं, और अंतिम समय में इसे आप विषय से लेकिन ज़रूर जोड़ दीजिए। भूमिका समाप्त होने से पहले उसे विषय से जुड़ाव उसका स्पष्ट हो जाना चाहिए। इसके बाद रफ पृष्ठ पर भूमिका एक बार लिख लें। अगर आपका समय प्रबंधन अच्छा है, हैंड राइटिंग अच्छी है और साथ साथ स्पीड आपकी अच्छी है, तो वहाँ पर आप सोचें थोड़ा सा रफ पेज में एक छोटी बहुत भूमिका लिख लें, ताकि आपको पता चले कहाँ पे गड़बड़ हो, क्या करना है क्या नहीं करना। अगर नहीं हो पाता है तो पहले से ज़्यादा प्रैक्टिस करके रखें, ताकि विषय को देखने के बाद आप वहाँ पर एक रफली फटाफट काम करके फ्रेमिंग करके आप उसका आंसर, एक निबंध आप अच्छा लिख पाएँ। भूमिका लिखने के तरीकों की अगर हम चर्चा करें तो भूमिका लिखने के जो तरीके हैं, पहला यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रसिद्ध घटना, उदाहरण पर आधारित आप भूमिका लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? प्रसिद्ध घटना या उदाहरण पर आधारित भूमिका लिख सकते हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध जो तरीके हैं, जैसे कि यहाँ पर आप पक्ष में इसके बारे में लिखना हो, महापुरुष के जीवन के प्रेरक प्रसंग से आप प्रारंभ कर सकते हैं। किसी महापुरुष की अगर कहानी जुड़ती है, अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक दिया जाता है जिस टॉपिक से रिलेटेड किसी की जीवनी है, किसी की घटना है, उससे जुड़ी हुई दिखाई देती है, तो उस कहानी या घटना को आधार बना सकते हैं। भूमिका के अंतिम वाक्य में प्रसंग को विषय से जोड़ना है, ये जरूर ध्यान रखना है। जैसे ही भूमिका समाप्त होने की ओर आएगी, आपका जुड़ाव सीधे विषय के साथ से ज़रूर कर देना है, अर्थात इस क्रमबद्ध तरीके से स्टार्ट करना है। जो भी कहानी और घटना उठाएं उसको आपको जोड़ना कहाँ है? विषय से जोड़ना होगा। परीक्षक के मन में जिज्ञासा व रुचि पैदा करती हो तो एक मनोवैज्ञानिक बढ़ता है। आपकी अगर भूमिका ने एक इस तरीके का माहौल क्रिएट कर दिया जिसके कारण जो परीक्षक है, जो आपको कॉपी आपकी चेक कर रहा है, अगर उससे और भी पढ़ने की इच्छा उत्पन्न हो जाए कि आगे इसने क्या लिखा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। कई बार इस तरह की आपकी भूमिका है, कहानी, कोटेशन, टीका, टिप्पणी, तथ्य, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करके आप इसे
परीक्षक को बांध सकते हैं अपने निबंध के संदर्भ में, और वो हेल्प करता है कि वो बात ज़्यादा पढ़ता है, जो अच्छी चीज़ें आपने लिखी होंगी उस पर उसका ध्यान जाएगा और आपको निबंध में अच्छे उत्तर भी वहाँ पे आंसर मिलेंगे, नंबर मिलेगा। इसके साथ जब भी समापन की ओर जाए तो रोचकता अंत तक आवश्यक है। एक कह सकते हैं कि कोई भी, जैसे आप मूवी देखते हैं, अगर मूवी आपको फर्स्ट पार्ट अच्छी हो, सेकंड पार्ट अच्छी ना हो तो आपको नीरस हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हर एक फ्रेम के बाद मूवी लगातार बंधी रहे, आपके अंदर जिज्ञासा बनी रहे कि हाँ अगले में क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, और समापन तक आप लगातार अपनी सीट से चिपक कर पूरी बैठकर मूवी देखें, तो उस स्थिति को यहाँ पर भूमिका में बनाकर रखनी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी मूवी की पूरी कहानी लिखना शुरू कर देंगे, नहीं। मेरे कहने का आधार सिर्फ ये है कि आपकी जो निबंध लेखन आप जो करने जा रहे हैं वहाँ पर इस तरीके का माहौल उत्पन्न करें कि जो व्यक्ति उस कॉपी को चेक कर रहा है आपका पूरा निबंध जरूर पढ़े। इसके बाद विपक्ष के बारे में कुछ चीज़ों को यहाँ पर और जरूर ध्यान है कि रोचकता ना होने पर परीक्षक लग सकता है कि कहानियाँ सुनाकर अच्छे अंक प्राप्त करें। ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कहानियाँ डालें, ठीक है, कुछ नेगेटिविटी भी, इसका भी ध्यान रखें। अब निबंध लिखते समय आप ऐसे बिंदुओं की ओर ना चले जाइएगा कि वहाँ पर लगे कि ये सिर्फ कहानियाँ बता रहा है, जो विषय पूछा गया है उसके बारे में अन्य जानकारियाँ देने से बच रहा है, तो उससे एक निगेटिविटी जाती है और वहाँ पर फिर आपको निगेटिव नंबर्स भी मिलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। जैसे एडिसन को स्कूल से निकाला जाना, माँ द्वारा प्रोत्साहन, कई सफलताओं के पश्चात बल्ब का आविष्कार, निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा है, ठीक है। तो इस तरह की जो कहानी ही सुनाते रहोगे तो फिर ऐसी 10 कहानियाँ आप डाल दें, 10 उदाहरण आप डाल दें, तो यहाँ पर ये नहीं चलेगा। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण बहुत है, लेकिन उसके बाद फिर चीज़ों को आप व्याख्यायित जरूर करें। दूसरा, कविता या प्रसिद्ध कथन से आरंभ होने वाली भूमिका हो सकती है, ठीक है। तो या तो आप ये दूसरी भूमिका अप्लाई कर सकते हैं जिसमें कविता इत्यादि का माध्यम बना सकते हैं, जो लोकप्रिय प्रकार की हो, जिसको बारे में लोगों ने सुना हो। प्रारंभ आप स्टार्ट कर सकते हैं काव्यात्मक पंक्तियों से। दार्शनिक कथन इसमें आप ऐड कर सकते हैं। विशेषज्ञ के कथन परीक्षकों के बांधने में सफल, और चमत्कृत कथन परीक्षक की आकर्षित अनिवार्य नहीं, रचनाकार का नाम इत्यादि पता हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें प्रयोग करना, कुछ ऐसी कविताएं लिखना या कुछ ऐसे कथन और दार्शनिक विचारों को रखना जिसके बारे में परीक्षक को भी बहुत ज़्यादा ना पड़ा हो। और जब वो ऐसी चीज़ें, हम मूलतः हमारी जिज्ञासा तभी बढ़ती है जिसके बारे में हम जानते ना हो, और यदि ऐसा चीज़ करने में आप सफल हो गए तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर आप कैसे पता होगी कि परीक्षक को क्या पता है क्या नहीं। आप जिस चीज़ को पढ़कर जिज्ञासु हो सकते हैं, चमत्कृत हो सकते हैं, वो ऐसी चीज़ें लिखने का कोशिश करें। मोस्टली जो सब चीज़ आपको पता है कि मोस्टली ऐसा तो सबको पता होगा, इन चीज़ों के बारे में वहाँ पे लिखने की कोशिश ना करें। विपक्ष के संदर्भ में कविता या कथन निबंध के विषय से समुचित रूप से जुड़ा हो, शुरुआती आकर्षक कथन को शेष निबंध से शिथिल ना होने दे। अगेन से इस प्रकार के या कविता या प्रसिद्ध कथन से यदि आप भूमिका स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक निगेटिविटी ये रहती है कि एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आप कविता या कथन आप यूज़ कर रहे हैं वो आपका निबंध से जुड़ती हो। ऐसा नहीं कि निबंध का विषय कुछ और हो और कविता किसी और विषय पे लिखी गई हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए विषय वस्तु आपको महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर है और आप पर्यावरण के बारे में लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाओं से जुड़ी अगर आपको टॉपिक के बारे में लिखना है तो महिलाओं से जुड़ी हुई किसी प्रकार की कविता को ज़रूर वहाँ पे आधार बनाएं, उनके शक्तिकरण को कैसे बेहतर कर सकते, तो उसी से जुड़ी हुई कहानी ज़रूर लिखें या भी कविता को ज़रूर लिखें। जैसे उदाहरण के तौर पर इस तरह की चीज़ें अगर हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे नहीं होता है। जैसे एक विरोधाभासी चीज़ें, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, जबकि यह सुबह सुबह की बात है, ठीक है। अर्थात सुबह थी लेकिन वहां पे राजा मंत्री रानी सब बोल रहे हैं कि रात है, ठीक है। पूरा विरोधाभासी। अभी सुबह है, धूप निकली हुई है, आप कह रहे हैं रात है, कोई मानने को तैयार होगा? नहीं होगा। तो विषय वस्तु और भूमिका ऐसी ही होनी चाहिए, अर्थात एक दूसरे से जुड़ाव होना चाहिए, एक दूसरे पूर्ण विपक्ष में चीजें नहीं होनी चाहिए। तीसरी भूमिका हो सकती है जिसमें आप चौंकाने वाले तथ्यों पर आधारित आप भूमिका लिख सकते हैं। अपने निबंध को लिखते समय आप इस प्रकार की भूमिका का बहुत प्रयोग कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट होता है। चौंकाने वाले तथ्य जो होते हैं वो लोकप्रिय हैं, भावनात्मक प्रभाव की दृष्टि से अत्यंत सघन होते हैं, परीक्षक को यह पता ना हो तो वो ज़्यादा जिज्ञासु हो सकता है, और तुलनात्मक तथ्यों का प्रयोग कर आकर्षण को, कौतूहल को उत्पन्न किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस तरह के तथ्यों कहानी को अगर आप आधार बनाएं तो आप ज़्यादा बेहतर हासिल कर सकते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि अत्यधिक नाटकीय तथ्यों का प्रयोग नहीं करना है कि आप बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बहुत ज़्यादा खुद वहाँ पे क्रिएटिविटी में लग गए हों और उसे चौंकाने के लिए आप कुछ भी वहाँ पर लिखते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर
ऐसी चीज़ों को करने से बचिएगा। एग्जाम्पल को लेकर भी यहाँ पर देखिए एक समझाया गया, जैसे कि सेब गिरा, न्यूटन ने देखा, उठाया, जिज्ञासा है। लेकिन सेब नीचे ही क्यों गिरा या ऊपर क्यों नहीं गया, क्या कारण है जिसने नीचे गिरने पर विवश किया। न्यूटन की बौद्धिक जिज्ञासा स्वार्थ से परे है, परिणाम गुरुत्वाकर्षण का उन्होंने सिद्धांत निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर निष्काम जिज्ञासा के संदर्भ में इस एग्जाम्पल को अगर यहाँ पर आप लिखें, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को लेकर न्यूटन के जो विचार थे, उन्होंने जिस तरीके से गुरुत्वाकर्षण की खोज की, उस कहानी को लिख सकते हैं। ठीक है, तो उनको क्या, न्यूटन को यहाँ पर सेब गिरने के कारण उनके अंदर क्या हुआ, एक कौतूहल हुआ कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो इस तरीके के एग्जाम्पल है, आप ऐसी कुछ चीज़ों को आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो कि विषय वस्तु से जुड़ाव रखता हो। इसके बाद किसी नकारात्मक धारणा के खंडन से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। अपनी भूमिका में किसी नकारात्मक भूमिका या तथ्यात्मक जानकारी ऐसी जो नकारात्मक विचारों से रिलेटेड है, उसका खंडन करते हुए आप इस कथन को प्रारंभ कर सकते हैं। चुनाव क्यों करें ऐसी चीज़ों का, तो उसके पक्ष में हम कुछ विचार दे सकते हैं, जैसे कि विषय के विपरीत मान्यता प्रारंभ कर सकते हैं। विषय के विपरीत से मान्यता प्रारंभ करने से लोगों के मन में एक जानने की इच्छा होती है कि ऐसा क्यों बोल रहा है, विषय तो ऐसा है लेकिन ये इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। तो वहाँ पर एक परीक्षक जो होता है, जो उससे जुड़ाव महसूस करता है और भी ज़्यादा आगे पढ़ने की कोशिश करता है। मान्यता की व्याख्या कर उसके औचित्य पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। इससे भूमिका के अंत तक परीक्षक सहमत की मुद्रा के साथ लोकप्रिय मान्यता के प्रति उसके मन से संदेह और अविश्वास उत्पन्न होता है। विरोधात्मक स्थिति परीक्षक को निबंध के साथ बांध रख सकती है। ठीक है, तो आप नकारात्मक धारणा का खंडन इसलिए भी अपना सकते हैं क्योंकि ये परीक्षक को बांधे रखता है। हो सकता है कि वो भी सकारात्मक भूमिका को स्टार्ट तो रखता है, लेकिन आपने पहले ही उसका खंडन कर दिया या किसी नकारात्मक चीज़ों को वहाँ पर रख दिया, तो वो भी कहता है अरे ऐसे कैसे हो सकता है, इसने ऐसे कैसे लिख दिया है, तो उसके बारे में और भी पढ़ेगा। और एट द लास्ट जब उसे पूरा आप जस्टिफाई कर पाएंगे और विषय के साथ उसका पूरा न्याय कर पाते हैं, तो परीक्षक भी आपके प्रति लेकर आपके निबंध के प्रति वहाँ पर सही दृष्टिकोण को देखते हुए आप उसको जस्टिफाई कर पाए, तो उसका आपको अच्छा नंबर भी मिलता है। उसके अंदर जो संदेह और अविश्वास था वो भी आप समाप्त हो जाए, विषय के साथ जस्टिफाई कर पाए। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो विरोधात्मक स्थिति रहती है परीक्षक के मन में निबंध को लेकर, वो आप एट द लास्ट फिनिश कर दें। जो आपने शुरुआत में एक विरोधी भूमिका स्टार्ट की, एट द लास्ट उसे जस्टिफाई कर पाएँ, ये ज़रूर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए, कई बार ऐसा होता है कि आवश्यकता से अधिक लिखने पर परीक्षक भटकाव महसूस करता है। तो ज़्यादा खंडन करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा खंडन करने ना चले जाएँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर नेगेटिविटी के स्तर पे ना चले जाएं, तो वहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। लोकप्रिय मान्यता को तार्किकवश सही ढंग से खारिज ना कर पाने की स्थिति में भी समस्या हो सकती है। जो लोकप्रिय मान्यता है जिसे सब मानते हैं, आप उसका खंडन तो कर रहे हैं, लेकिन खंडन वहाँ पर आप पर्याप्त रूप से ना कर पाएँ। जो सही तथ्य हम जानकारी के आधार पर करना चाहिए था, आप वैसा ना कर पाएँ, और ऐसी स्थिति में फिर समस्या हो सकती है कि आप के जो अच्छे से खंडन ना हो पाने के कारण आपको अच्छे नंबर भी वहाँ पर ना मिलें। इसलिए उदाहरण के तौर पे जरूरत से ज़्यादा सोचना पागलों का काम है, क्यों बेकार की बातों में अपना दिमाग खराब करते हो, काम की बातें सोचा करो, ऐसे यहाँ पे तथ्यों को लेकर हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे आप किसी को कहते हो कि ज़रूरत से ज़्यादा सोचना पागलों का काम है, ठीक है, लेकिन कहते हैं कि एक अवधारणा ये भी है कि चिंतन करने से आपको बेहतर एग्जाम्पल, अगर आप असफल हुए हैं तो उस पर चिंतन करना चाहिए ताकि आपको एक बेहतर रिजल्ट मिल सके। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा सोचना पागलों का काम है। तो यहाँ पे ये दो विरोधाभासी चीज़ें हो गई। एक नकार खंडन करना, आपको इसको फिर जस्टिफाई करना होगा, अपने इस बात को आगे चल के आपको क्लैरिटी स्थापित करनी होगी। इस तरह की बातें अगर आप वहाँ पर यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा सोचना पागलों का काम है, क्यों बेकार की बातों में, तो ये जब बातें आप लिखेंगे तो वहाँ पर इसके बाद इसको आपको खंडन, इसको सही तरीके से जस्टिफाई इसको करना ज़रूरी है। अन्यथा की स्थिति में आप भी अपने निबंध को आप अच्छे से नहीं लिख पाएंगे और उसका नकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ेगा। और इसके लिए आप और एक अच्छी चीज़ ये है कि आप इसमें अपने निजी अनुभव डाल सकते हैं। निबंध में की सबसे अच्छी चीज़ है कि इसके लिए आप अपने निजी अनुभवों का प्रयोग कर सकते हैं, उसका इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। क्यों करना चाहिए, तो देखिए इसका प्रभाव क्या है, अत्यंत सघन होता है। स्वयं की जीवन शैली से रिलेटेड आप जानकारी इसमें लिख सकते हैं। किसी घटना, स्थिति या अनुभव इत्यादि की बातों के माध्यम से आप प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बारे में अलग से आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप अपने ही जीवन शैली इत्यादि घटनाओं को आधार बनाकर लिख सकते हैं, विश्लेषण करते हुए, लेकिन इसे विषय से ज़रूर जोड़ दें। आप अपने बारे में लिख रहे हैं तो पता नहीं अपनी जीवन शैली नहीं लिखने लगनी है। जो भी आप अपने से रिलेटेड चीज़ें लिख रही हैं उसका एक चीज़ मान्यता है कि विषय के साथ उसका जुड़ाव होना चाहिए। अगर विषय के साथ जुड़ाव नहीं रख पा रहे हैं तो ऐसी चीज़ें ना लिखें। समस्या इसमें भी कुछ चीज़ों को लेकर है, जैसे परीक्षक को व्यक्ति केंद्रिता की समस्या प्रभाव लग सकती है। आत्ममुग्ध व आत्म केंद्रित लेकर होकर लिखना, ये समस्या उनको लगती है कि यार अपने बारे में यहाँ पे लिख रहा है, ज़्यादा ही अपने आप को अच्छा समझ रहे हैं, अपने आपके बड़ाई करने में, अपनी चीज़ों से बारे में लिखना है, विषय वस्तु के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है।
संपूर्ण विश्व को स्वानुभव के आधार पर व्याख्या कर सकते हैं। परीक्षक निबंध पढ़ते समय अभिव्यक्ति असंयमित व अमर्यादित नहीं लगनी चाहिए, अर्थात भाषा शैली का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर निबंध में भाषा सही होनी, अमर्यादित नहीं होनी चाहिए। इसका भी ज़रूर ध्यान रखें। उदाहरण के तौर पर कैसे आपको लिख सकते हैं इसके लिए, जब मैं विद्यालय में पढ़ता था तो अध्यापक माता पिता अच्छे अंक लाने को यहाँ पर उनका लक्ष्य होता था। खेलना व अन्य गतिविधियाँ सीमा का निर्धारण होता था। एक रटंत प्रकार की शिक्षा प्रणाली थी। सीखने या जिज्ञासा का स्थान बिल्कुल नहीं है और विश्व से प्रतिस्पर्धा करने वाले विकास नहीं है। हम पिछड़ गए हैं। कारण निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा से को बढ़ावा नहीं मिलता है हमारी शिक्षा पद्धति से। अब ये अच्छी चीज़ है, आपने बताया कि हमारी जो शिक्षा पद्धति रही है, जैसे मुझे पढ़ाया गया है, वहाँ पर इस तरह की कोई पद्धति अपनाई है। वहाँ पे ये था कि आपको अच्छे नंबर लाने हैं, उसके लिए जो पढ़ाया जाए उसको रट लो, समझना है, क्वेश्चन पूछना है, कोई मतलब नहीं था। तो ये चीज़ आप वहाँ पे लिख सकते हैं। एक और निबंध की शैली है विषय के शब्दों का स्पष्टीकरण वाली भूमिका। ठीक है, तो निबंध की इस भूमिका में क्या करना है कि विषय के शब्दों का स्पष्टीकरण, लेकिन इसे तभी आप प्रयोग करें जब आप ऊपर के किसी प्रकार के में सक्षम ना हो पाए, क्योंकि यहाँ पे ये भूमिका बहुत अच्छी नहीं होती। लेकिन अगर आपको कह सकते हैं कि कोई भूमिका नहीं आ रही है, किसी के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी नहीं है, तो आप इस आधार पर भी यहाँ पर आप एक अच्छी भूमिका लिख सकते हैं। इसमें करना क्या है, क्यों लिखें, केवल उन निबंधों में प्रयोग करें जिनके विषय में यह प्रासंगिक हो, पहली चीज़। दूसरा, ऐसे विषयों पर निबंध कौशल इसी बिंदु पर केंद्रित हो कि परीक्षार्थी ने विषय का ठीक अर्थ निर्धारण किया है या नहीं। तो यहाँ पर विषय के स्पष्टीकरण से लिखें और दूसरी चीज़ यहाँ पर निबंधों का प्रयोग प्रासंगिक हो तभी वहाँ पर लिखें। अगर ज़रूरी हो, अर्थात जो विषय जो टॉपिक पूछा गया अगर वहाँ पर उसका स्पष्टीकरण करना ज़रूरी हो तभी उसके बारे में वहाँ पर ऐसा लिखने की कोशिश करें, ऐसी भूमिका को लिखें, अन्यथा की स्थिति में नहीं। सावधानी ये रखनी है कि विषय के साथ समायोजन स्थापित करें और दूसरा, साधारण विषयों में ना लिखें, अर्थात सिंपल्स हैं जिनके स्पष्टीकरण की ज़रूरत नहीं है उनमें तो इसका बिल्कुल प्रयोग ना करें। उदाहरण, बौद्धिक जिज्ञासाएं के दो प्रकार हो सकते हैं, सकाम और निष्काम। तो इनके बारे में आप व्याख्या इनका स्पष्टीकरण करते हुए भूमिका लिख सकते हैं इस विषय वस्तु में, क्योंकि इनकी व्याख्या हर एक व्यक्ति को नहीं पता है, तो इसकी आप व्याख्या करके स्पष्टीकरण देकर आप कर सकते हैं। जैसे सुकरात के चिंतन के आधार, निष्काम जिज्ञासा व्यक्तिगत नहीं, संसार हेतु कार्य करना, स्वार्थ चेतना से मुक्त जिज्ञासा ही महान सभ्यताओं की एक जीवन शैली है। तो इसके बारे में चर्चा करें। एक और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, भूमिकाओं के मैं कई प्रकार बता रहा हूँ, कारण ये है कि हो सकता है आप सब प्रकार के निबंध यहाँ पर 3-3 लिखने पड़ें और हर प्रकार के निबंध लिखने के विषय अलग होंगे और हर विषय के अनुसार आप एक ही तरीके की भूमिका नहीं लिखनी है, आपको अलग अलग भूमिकाएं लिखनी हैं ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। तो यहाँ पर आप 7वीं जो भूमिका है, प्रश्नों पर आधारित भूमिका लिखिए। इसमें क्या है, क्यों करें। ठीक है, एक प्रश्न आता है सर प्रश्नों पर आधारित क्यों लिखें, अत्यंत विवादास्पद या जटिल प्रकृति का विषय हो तो लिखें। परीक्षा को यह प्रभावी लग सकता है। ठीक है, परीक्षा को प्रभावी लिखने के लिए तो लिख रहे हैं ताकि अच्छे नंबर मिले। तो यहाँ पर यदि अत्यंत विवादास्पद और जटिल प्रकृति का विषय हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न उठाएं जो विषय के संपूर्ण विश्लेषण हेतु उपयोगी प्रश्नों की परिधि से परीक्षक को यह एहसास दिला सकते हैं कि आपने अपने विषय को अत्यंत वैज्ञानिकता के साथ अधिकतम विस्तार यहाँ पे दिया है। अर्थात प्रश्न जो पूछ रहे हैं वो विषय के साथ जुड़ाव रखता हो, वैज्ञानिकता हो, वस्तुनिष्ठ रखता हो और आप उसका तार्किक विश्लेषण करने में भी सक्षम हो। ऐसी चीज़ों के बारे में ना पूछें जो कि आपकी निबंध या भूमिका को कमज़ोर करता हो, जिसकी आप सही से व्याख्या फिर स्पष्टीकरण ना कर पाएं। तो इसलिए यहाँ पे कुछ समस्या, इस प्रकार की भूमिका में भी कुछ समस्याएं और सावधानियां आपको जरूर बरतनी है। जैसे कि एक आयामी विषयों में इस भूमिका का प्रयोग ना करें और अच्छी विश्लेषण क्षमता का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी विश्लेषण क्षमता अच्छी नहीं है, आप प्रश्न पूछ लें और उसका आंसर खुद ना दे पाएँ तो फिर आप वहाँ पर इस प्रकार के भूमिका लिखने से बचें। वहाँ पर ना पूछें कैसे भी प्रश्न जिसका उत्तर आपको ना पता हो। उदाहरण के तौर पर अगर आपको लिख रहे हैं तो कैसे प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हमने प्रारंभ किया था, एक एग्जाम्पल लिया था, निष्काम बौद्धिक जिज्ञासाओं और यथार्थ सभ्यताओं का संबंध अत्यंत कठिन निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु कई प्रश्नों को सुलझाना अनिवार्य है। ठीक है, आप खुद अब प्रश्न से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न आप जनरेट करिए। जैसे निष्काम व सकाम बौद्धिक जिज्ञासाओं में क्या भेद है, क्या सचमुच कोई जिज्ञासा 100% निष्काम हो सकती है, यथार्थ सभ्यता से क्या आशय है। अब इस प्रश्नों का आप फिर अपने निबंध के अन्य बिंदुओं में आप इसका विस्तार करते चले जाइए, इनके बारे में स्पष्टीकरण करते चले जाइए, इनका विश्लेषण करते चले जाइए, इसके पक्ष विपक्ष में आप आंसर लिखते चले जाइए, टॉपिक का विश्लेषण कर देंगे और आपका क्या होगा, आप इन्हीं प्रश्नों के बारे में आगे लिखते चले जाएंगे। और अब इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए
परीक्षक भी आपके साथ जुड़ा रहेगा और पूरे निबंध को पढ़ता चला जाएगा। इसके बाद एक और आता है विचारोत्तेजक भूमिका भी आप लिख सकते हैं। और इस भूमिका में क्यों इसको लिखना चाहिए, तो विषय विचार प्रधान या अमूर्त किस्म के विषयों में विचारोत्तेजक भूमिका ही होनी चाहिए। विषय दिए गए विचार पर सीधी बातचीत की जाए और विरोधी पक्षों की वहां पर उनके साथ साथ तुलना भी की जा सकती है। बस एक कुछ चीज़ों की इसमें भी आपको सावधानी रखनी है कि चिंतन क्षमता बेहतर हो। अगर आप चिंतन नहीं करते हैं, रटंत वाली प्रणाली से पढ़ी हुई है और आज तक सिर्फ रट्टा मारने वाली प्रणाली ही रही है, तो फिर यहाँ पर ये काम नहीं आएगी और इस प्रकार की आप भावनाओं के थ्रू आप इसे ना लिखें। भाषा में आपकी पर्याप्त प्रवाह होनी चाहिए। आपकी लेखन, आपकी कह सकते हैं आपकी जो बोलने की शैली है उसके साथ जो आपकी लेखन शैली है, दोनों बहुत वेल कनेक्टेड होने चाहिए। हैंड अच्छे चलने चाहिए। आप अच्छी भाषा का प्रयोग प्रवाहपूर्ण के साथ कर पाएं। उदाहरण, दो तरह के लोगों ने हमारी दुनिया का इतिहास लिखा, दोनों में समान बिंदु, दोनों बहुत अधिक जिज्ञासु और दोनों चिंतनशील थे। तो यहाँ पर निष्काम, सकाम, सुकरात, बुद्ध, आइंस्टीन, जिज्ञासा, ये सब आता है। सकाम के अंतर्गत मारक हथियार और पराजित, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद आता है पांचवा चरण, और पांचवें चरण में हम चर्चा करते हैं अपने मुख्य विषय वस्तु के बारे में। जब आप भूमिका लिख लेते हैं तो उसके बाद विषय का स्पष्टीकरण करते हुए आप मुख्य भूमिका में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो टोटल है उसका 70-85% आप मुख्य भाग के रूप में लिखेंगे, जिसमें विषय का स्पष्टीकरण, इसके पक्ष और विपक्ष, इन तीनों चीज़ों को आप इसमें लिखेंगे मुख्य भाग में। मुख्य भाग के रूप में क्या करना है आपको, 70-85% में एक निश्चित तार्किक क्रम को बनाना है, विवेचना के विभिन्न हिस्सों के बीच अनुपात को स्थापित करना है, 70% विषय के पक्ष में लिखें और 25 से 30% इस टोटल का, ठीक है, टोटल निबंध का जो 75-80% है उस 80% या 75% का 70 या 75% पक्ष और बाकी का विपक्ष में लिखें। तर्कों के माध्यम से विश्वसनीय समाधान निकालें, जो विपक्ष में आप पॉइंट रख रहे हैं उसके बारे में, और यदि विपरीत प्रकृति का विषय है तो 10 से 20% के पक्ष और बाकी धीरे धीरे उसे खारिज करते हुए उसको आप समापन कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रवाह पूर्णता बनी रहे आपके मुख्य भाग में और प्रत्येक अगला वाक्य या पैराग्राफ जुड़ा हुआ महसूस होना चाहिए। उसमें अलगाव नहीं होना चाहिए कि पहले के बाद दूसरे में कुछ और लिखने लगे, दूसरे के बाद तीसरे में गए तो वहाँ भी चीज़ें चेंज हो गई हैं, ऐसा वहाँ पे नहीं होना चाहिए। साथ ही निरंतरता हेतु आप कुछ वाक्यांशों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके कारण एक पैराग्राफ के बाद दूसरे पैराग्राफ, दूसरे के बाद तीसरे पैराग्राफ में जाते हैं तो आप कुछ इन चीज़ों का, इस प्रकार के वाक्यांशों का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें वहाँ पर आपके निबंध लेखन वहाँ पे अच्छा बन सकता है। जैसे कि यहाँ इस बात पर भी विचार करना ज़रूरी है कि आपने पैराग्राफ खत्म किया, उसके बाद अगले वाले में लिखते समय एक वाक्यांश वहाँ पर ये डाल दिया तो उससे एक लगता है कि हाँ जो बात वहाँ पिछले वाले में कह रहा था उसी से आगे अगले उससे जुड़ाव रखता है। यहाँ इस बात का विचार करना जरूरी है। या फिर विचार का अगला मुद्दा यह है कि इसको भी प्रयोग कर सकते हैं पैराग्राफ के अगले पैराग्राफ। अब इस प्रश्न पर ध्यान देना चाहिए, गौरतलब है कि बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इससे जुड़ा एक पक्ष यह भी है कि क्या यह मान लिया जाए कि ऐसा होने से समस्या समाप्त हो जाएगी। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आप हर बार के पैराग्राफ के बाद आप इस तरह के वाक्यांशों का प्रयोग करके अपनी जो लेखन शैली है वहाँ पर आप काफ़ी अच्छा प्रभाव स्थापित कर सकते हैं और चीज़ों को काफ़ी बेहतर यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है इसका छठा चरण। छठे चरण में जब आप प्रवेश करेंगे किसी भी निबंध के तो वहाँ पे आप निष्कर्ष लिखने जाते हैं और निष्कर्ष लिखते समय आपको भी फिर से कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। इसके संदर्भ में भी मैं आपको कुछ सुझाव दूंगा। जब आप निष्कर्ष लिखते हैं किसी भी अर्थात कि आपने पूरा निबंध लिख लिया होगा, विषय की भूमिका लिखी होगी, उसका स्पष्टीकरण आपने मुख्य भाग में कर दिया होगा और जब आप निष्कर्ष में आते हैं तो कई बार प्रश्न आता है कि निष्कर्ष कैसा लिखा जाना चाहिए। निष्कर्ष कई तरीके के लिख सकते हैं। जैसे आप भूमिका लिखते हैं, भूमिका आप 7-8 प्रकार की भूमिका लिख सकते हैं, वही इसी तरीके से निष्कर्ष भी आप कई तरीके के लिख सकते हैं। ज़रूरी ये है कि आपका प्रश्न और विषय वस्तु कैसी है। तो चलिए आपको निष्कर्ष कैसे लिख सकते हैं, किससे अच्छे निष्कर्ष आप लिख सकते हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, पूर्णता का एहसास होना चाहिए। निष्कर्ष समाप्त होने के साथ साथ परीक्षक को यह पता होना चाहिए या उसको पढ़ने के बाद ये लगना चाहिए कि आपका निबंध पूर्ण है, कंप्लीट है निष्कर्ष की समाप्ति के साथ। दूसरा, अत्यंत जटिल प्रकृति के निबंध विषय में निबंध के विभिन्न हिस्सों को जोड़कर एक समय
एक समय टिप्पणी करनी चाहिए, अर्थात उन सारी चीज़ों का एक अवलोकन करते हुए द लास्ट वहाँ पे टिप्पणी आप कर सकते हैं। दोहराव ना करें, जो आपने ऊपर लिखा है वही नीचे लिखने की कोशिश बिल्कुल ना करें। कुछ अलग, मर्मस्पर्शी, बेहतर और विषय के साथ जुड़ा हुआ जरूर लिखने की कोशिश करें। 10% कुल निबंध का ये भी आप लिख सकते हैं, 10% भूमिका और 10% निबंध, बाकी का 70-85% आप मुख्य भाग। एक पैराग्राफ में मूलतः लिखा जाना चाहिए, लेकिन आप 2-3 पैराग्राफ एक अनुच्छेद का निबंध लिख सकते हैं। एक पैराग्राफ में 2-3 अनुच्छेद, छोटे छोटे टॉपिक्स आप उसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में व्याख्या करके लिख सकते हैं। और इसको भी आप काट छांट कर सकते हैं यदि आप इसको रफ में एक बार निष्कर्ष को पहले से लिख लें कि कैसा होना चाहिए, ताकि गलतियां ना हो, कम हो, स्पष्ट हो, बेहतर हो, सटीक हो और कसावट से भरा हो। और ये चीज़ करने में सफल रहें तो आप एक अच्छा निष्कर्ष अगर आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर भी मिलते हैं, क्योंकि पूरी कहानी अच्छी और एंडिंग अच्छी ना हो तो कई बार मूवी का सारा मज़ा खराब हो जाता है। ठीक उसी तरीके से निबंध में निष्कर्ष का वही मूल्य है। एक प्रभावशाली निष्कर्ष लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, जिसमें पहला तरीका है समाधान या संभावना आधारित निष्कर्ष को लिखा जाए। जैसे कब करें इसका? अगर क्वेश्चन अर्थात के जो टॉपिक है वो समस्या आधारित विषय हो, तब आप समाधान या संभावना आधारित निष्कर्ष को लिख सकते हैं। जैसे कुछ समस्या आधारित विषय कैसे हो सकते हैं, एग्जाम्पल वाइज आतंकवाद, विश्व शांति, तीसरा विश्व युद्ध जल के लिए होगा, नगरीकरण और उसके खतरे, क्या हम पर्यावरण विनाश के साथ अस्तित्व के संकट की ओर बढ़ रहे हैं। अगर ऐसे विषय हैं तो आप इस प्रकार को यहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें क्या करना चाहिए इस प्रकार के निष्कर्ष में, क्या आप इसमें सबसे पहली चीज आप समाधान को सामान्य व भावनात्मक स्तर पर प्रस्तुत करें, ठीक है। दूसरी चीज हवाई किस्म का बहुत नहीं होना चाहिए, हवा हवाई चीजें बातें कर रहे हो जो करना ही संभव नहीं है, वैसे नहीं। आप समाधान के तकनीकी बिंदुओं पर हुए चीज़ों को जरूर वहाँ पे चर्चा जरूर करें। अत्यंत शुष्क, भावना रहित दोनों का यहाँ पे समावेश कर सकते हैं। और जो अंत लिखें वो हमेशा पॉजिटिव वर्ड में लिखें बेहतर तरीके से, तो वहाँ पे मनोवैज्ञानिक सुकून परीक्षक को वहाँ पे मिलना चाहिए कि हाँ हमारे पास कोई उपाय है जिसके माध्यम से हम ये चीज़ों को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे विषय है ग्लोबल वार्मिंग मानव सभ्यता के समक्ष उपस्थित सबसे बड़ा खतरा है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग मानव सभ्यता के समक्ष सबसे बड़ा यहाँ पे खतरा है, तो इसका एक उदाहरण अगर आपको लिखना हो, निष्कर्ष लिखेंगे कैसा लिख सकते हैं हम। जैसे ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ी चुनौती है, यद्यपि हम अधिक सकारात्मक हुए, विभिन्न सम्मेलनों के माध्यम से वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने पर सहमत हुए हैं, विभिन्न पर्यावरणीय तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, भविष्य में हम बेहतर तालमेल के माध्यम से सतत विकास के रास्ते पर निर्बाध रूप से आगे बढ़ सकेंगे। और समापन करते इसमें, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो, ठीक है। दुष्यंत कुमार जी की ये कविता है और यहाँ पर इस तरीके से आप अपने निष्कर्ष को प्रभावी बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, और ये जितना अच्छा होगा उतने ही अच्छे नंबर भी मिलेंगे। दूसरा निष्कर्ष चेतावनी देता हुआ, संभावित खतरों के बारे में बताता हुआ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि धार्मिक अतिवाद की गिरफ्त में आता भारतीय युवा, अगर ऐसा विषय है तो, या क्या हम सभ्यताओं के संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, यदि ऐसा विषय है तो हम कैसा लिखेंगे निष्कर्ष? चेतावनी या संभावित खतरों पर आधारित निष्कर्ष लिखेंगे। और इसके लिए जैसे परीक्षक निबंध की समाप्ति के बिंदु पर तनाव महसूस करे कि समस्या क्या इतनी गंभीर है, उसे टेंशन हो जाए कि ये विषय इतना गंभीर था, उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगना चाहिए वो खुद चिंतनशील में पड़ जाए। चिंतनशील में बस इतना पड़ जाए कि आपको नंबर देना ना भूल जाए, नंबर नहीं देगा तो फिर आपके साथ समस्या हो जाएगी, है कि नहीं। दूसरी चीज, चेतावनी की भाषा नकारात्मक या निराशावादी नहीं होनी चाहिए, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा नहीं फैलनी चाहिए। और चेतावनी लोगों को लिए जो समस्या से, मतलब कह सकते हैं कि जो आंखें मूंद कर लोग उस समस्या से आगे बढ़ जाते हैं, वहाँ पर उनके आंखें खोलने का काम करे, चेतावनी ऐसी होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर ग्लोबल वार्मिंग मानव सभ्यता के समक्ष उपस्थित सबसे बड़ा खतरा है। ग्लोबल वार्मिंग विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र स्तर बढ़ेगा, द्वीप व समुद्री किनारे शहर डूब जाएंगे, प्रकृति के विरुद्ध जाने वाली प्रजातियों का कोई नाम नहीं होगा और आने वाली पीढ़ियों को विरासत में हम क्या देके जाएंगे। तो इससे लग रहा है यार, अगर हम इन्हें अभी कोई सही और सटीक काम नहीं किया तो हमारा अपना ही भविष्य और हमारी अपनी ही पीढ़ी समाप्त हो जाएगी। जो कह सकते हैं जो जनजीवन है, जो यहाँ पे सुलभ है आज, हो सकता है कुछ समय के पश्चात ये पूरा वीरान हो जाए। तो ये चेतावनी देता हुआ एक अच्छा निष्कर्ष आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद कविता या प्रसिद्ध कथन पर आधारित भी आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। इसके लिए चयन समझदारी से आपको सबसे पहले करना है। अंतिम सत्य कैप्सूल के रूप में लगे और कथन पढ़कर चौंक जाना चाहिए।
जब भी आप कविता या प्रसिद्ध कथन के आधारित आप चीज़ों को लिखेंगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जब भी आप इसका चुनाव करें तो यहाँ पे ये चीज़ें जरूर होनी चाहिए, समझदारी ज़रूर, अर्थात किसको लिखना है, विषय से जुड़ा हो, और साथ ही साथ ये जब लिखा जाए तो उससे सामने वाले को लगे कि हाँ अरे ये होना बहुत ज़रूरी था, अगर ऐसा है तभी ये ठीक होगा, और सामने वाला चौंकना ज़रूर चाहिए। उसके अतिरिक्त संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी कथन का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, बहुत बड़ी लेकिन कविता ना हो, क्योंकि 60 शब्द व 10% ही देना है तो पता लगा कविता ही बहुत बड़ी हो जाए, क्योंकि उससे रिलेटेड आसपास चीज़ें भी लिखनी है तो बहुत छोटी वहाँ पे चीज़ों को कुछ भी लिखना हो तो उसका ज़रूर ध्यान दें। तो ये तो बात हो गई, हम निष्कर्ष के बारे में चर्चा हमने कर ली। अब है द लास्ट 7वें चरण में निबंध के समापन से पहले उसका पुनरीक्षण करना ज़रूरी है, कहाँ पर क्या रह गया है, कहाँ कैसा लिखा है, उसके बारे में कुछ चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिए 7वें चरण में क्या करना है, निबंध का पुनरीक्षण करना है। पुनरीक्षण में क्या करना है, कब, यदि आपके पास समय शेष हो तभी कर सकते हो, समय है ही नहीं तो आप क्या पुनरीक्षण करोगे। दूसरा, निबंध अभ्यास में समय का प्रबंधन पर ध्यान दें, इसके लिए 5 से 10 मिनट अंत में ज़रूर वहाँ पे बचा कर रखें। अगर आप ने अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे और समय का प्रबंधन आप पहले से करके रखोगे तो अंत में कॉपी जमा करने से पहले 5-10 मिनट अगर बच जाता है तो वहाँ पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अपने निबंधों को एक बार फिर से देख लेना। यह अनिवार्य चरण नहीं है, वांछनीय है। एक चीज़ और क्लियर करते हैं, ज़रूरी नहीं है। अगर आप मैनेज नहीं कर पाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे पहले आप अगर चीज़ों को सही तरीके जो मैंने बताई उनको फॉलो कर ले गए तो शायद वहाँ पर आपको लास्ट में ज़रूरत ना पड़े इस चीज़ों की। इसके अतिरिक्त अल्प विराम है, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह को निबंध को ज़रूर वहाँ पे ऐड करें। इन चीज़ों का ध्यान रखें, इसके कारण जो निबंध होता है वो अच्छा दिखने लगता है, जो कोटेशंस होती हैं वो स्पष्ट होती हैं, इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं वो आपको स्पष्ट रहता है, और वहाँ पर परीक्षा की जो होती है निगाह ज़रूर जाती है। इसके अतिरिक्त सामान्य नज़र से परीक्षण करें और अत्यधिक काट छांट से वहाँ पर बचें। ज़्यादा कुछ वहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। द लास्ट उन चीज़ों को करने में बस एक सरसरी निगाह से हमें देखना है, हाँ कहाँ क्या रहेगा, कुछ चीज़ें छोटी मोटी रह गई। अब ऐसा नहीं, अगर कुछ गलत हो गया होगा पूरा पैराग्राफ में कुछ चीज़ें लिखनी हुई, लाइन की लाइन छूट गई तो वो हम नहीं कर सकते। हाँ थोड़ी बहुत चीटें हुई चीज़ें हुई हैं जहाँ हम सुधार कर सकते तो वो कर लोगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिविटी को लेकर ना करें। एट द लास्ट निबंध लेखन को लेकर कुछ चीज़ों को और मैं लास्ट में बता दूं। सबसे पहली चीज़, विषय का जो चयन करना है वो कैसे करना है, कि अगर आपको एक से ज़्यादा विषय वहाँ पर दे दिए गए हैं और आपको वहाँ पर कौन से विषय पर लिखना चाहिए, इसको लेकर सरल या कठिन विषय किसे चुना जाए। एक होता है कि बहुत सरल निबंध लिखा जाना चाहिए या हम कठिन विषय को लेकर एक निबंध लिखें। तो देखिए मनोवैज्ञानिक नज़रिया क्या कहता है, एक परीक्षक का नज़रिया क्या कहता है, एक अन्य जो कॉपी चेक कर रहा है या फिर एक स्टूडेंट का भी अपना नज़रिया क्या है। कठिन या व अमूर्त विषय अधिक प्रभावकारी ज़रूर होते हैं। ठीक है, अगर आप कठिन विषय लें जिसके बारे में हो सकता है अगर 100 लोग निबंध लिख रहे हैं, 100 लोग में यदि आपको कठिन के विषय में 10 ही लोग लिख रहे हैं तो उन पर ज़्यादा ध्यान भी जाता है और वहाँ पर उनको नंबर भी अच्छे मिलते हैं। बहुत जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं एक स्केलिंग कर दी जाए, चीज़ें कम वहाँ पे नंबर हों। दूसरा, बेहतर परीक्षार्थी, एक सामने वाले को समझ में आता है इसके बारे में कम लोग लिख रहे हैं, लेकिन जो लिख रहे हैं अच्छा अगर लिख रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर हैं अन्य लोगों की अपेक्षा। सरल विषय कई विद्यार्थियों के द्वारा लिखे जाते हैं और परीक्षा उसे औसत अंक भी देता है। तो पहली चीज़ क्या है कि ऐसे विषयों का चुनाव करें जो ज़्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं, बहुत सामान्य की जो लगभग पूछे ही जा रहे हैं लगातार, बहुत ज़्यादा चर्चा जिसके बारे में सब कोई जानता है और आपको लगता भी है उसके बारे में सब कोई लिख रहा है, तो वहाँ पर ऐसे विषयों को लिखने से बचें, क्योंकि वहाँ पे फिर नंबर भी आपको वैसे ही वहाँ पर मिलने लगते हैं। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। दूसरा, कठिन जो विषय है, अमूर्त विषय है तो निम्न बातों का ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, कठिन विषय अगर अमूर्त विषय है तभी चुने जब आप उसके साथ न्याय करने में सक्षम हो। अब ऐसा नहीं है, कठिन विषय चुना जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको आता ही नहीं हो तब भी आप लिखें। आप तभी लिखिए जब आपको आता है, नहीं तो अगर नहीं आता और आपने ऐसे विषयों पर लिखना शुरू किया तो हो सकता है कि जो आ रहा था, जो सरल था, अगर उसमें लिखते तो आपको ज़्यादा नंबर मिलते, बजाय कठिन विषय को चुनकर उसमें बहुत अच्छा ना लिखने का। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। कठिन विषय तभी चुनाव करें जब आपको आता हो, उसके बारे में आपके पास पॉइंट हो और उसको आप उसके साथ जस्टिफाई कर पाए हो। दूसरा, नहीं तो परीक्षा विपरीत प्रभाव पड़ेगा, आपको नंबर कट होंगे, कम अंक प्राप्त होंगे, शायद सरल विषय पर वही आपको वहाँ पे चुनकर आप शायद दिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो दुविधापूर्ण अगर स्थिति है, 2 या अधिक विषयों पर आप स्वयं को बराबर स्थिति में पाते हैं तो अधिक कठिन हो उसे चुनें। ठीक है, अगर आपको लगता है सरल और कठिन दोनों पर पकड़ आपकी समान है, ठीक है, कि दोनों पर आप समान रूप से लिख सकते हैं, तो आप हमेशा कौन से चुनें, थोड़ा सा कठिन वाला चुनें, जिसके बारे में ज़्यादा थोड़ा सा सामान्य कम हो वो विषय दूसरे के मुकाबले, तो उस विषय पर आप ज़्यादा ध्यान दें और उसी विषय के बारे में लिखें।
एक कठिन विषय कम सक्षम, एक सरल विषय बेहतर समझ। एक कठिन विषय कम समझ और एक सरल विषय बेहतर समझ, दोनों पर आपकी समझ पर थोड़ा बहुत अंतर होने की स्थिति में कठिन विषय को प्राथमिकता दें। ठीक है, कहने का मतलब एक कठिन विषय है जिसके बारे में आपके पास थोड़ी कम जानकारी है, और दूसरा एक सरल विषय है जिसके बारे में आपको जो नॉलेज वो बेहतर है कठिन विषय की अपेक्षा। तो भी ऐसी भी स्थिति में जहाँ पे 2-4%, 5% का अंतर आ रहा है, तब भी ऐसी स्थिति में भी आप किसका चुनाव करें? आप कठिन विषय का चुनाव करें। कठिन विषय पर सामान्य निबंध और सामान्य विषय पर अच्छा निबंध आमतौर पर अंगों के दृष्टि एक समान होता है, लेकिन आप पर ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ेगा। तो वहाँ पर हमेशा एक बहुत अच्छा लिखा गया निबंध लेकिन बहुत सामान्य विषय है, और एक कठिन विषय और उस पर लिखा गया जो निबंध है वो सामान्य है। ऐसी स्थिति में भी आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। परीक्षा भवन में समय के सदुपयोग को लेकर भी चर्चा कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। समय 3 घंटे हैं, 2 निबंध लिखने हैं, 3 निबंध लिखने हैं, 4 निबंध, आपको 3 निबंध लिखने हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, अगर 2 निबंध अगर आपको लिखने हो तो 2 निबंध में शब्द क्या है, 1000-1200 हैं, 2400 शब्द आपको लिखने हैं, है ना। 2400 शब्द आपको लिखने हैं, तो 2400 शब्द लिखने के लिए अगर यहाँ पे 2400 लिखने हैं, आरो के बात करें तो वहाँ पे सिर्फ 1800 शब्द लिखने हैं। 1 घंटे में 600 शब्द लिखने हैं और 3 घंटे में 1800 शब्द लिखने हैं। तो 1800 अगर आपको शब्द लिखने हैं तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, हर घंटे क्या करना है, हर घंटे के हिसाब से वहाँ पर उसको विभाजित कर लेना है। तो वहाँ पर जब आप विभाजन के ओर बढ़ेंगे तो वहाँ पर हर घंटे के लिहाज से जो शब्दों की सीमा है यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंस है। यहाँ पर जो प्रथम चरण है, यहाँ पर हम दूसरे तरीके से पहले देख लेते हैं। जैसे 2400 अगर 2 निबंध उसमें लिखने हैं, प्रथम चरण 5 मिनट में दोनों निबंध के विषय को निश्चित करें। दोनों निबंध के शीर्षक रफ पृष्ठ पर बना लें पहले 5 मिनट में। उसके बाद अगले जो 10 से 15 मिनट हैं तो पहले विषय के बिंदुओं को खोज कर लें, पॉइंट उनके बना लें। उसके बाद अगले 5 मिनट में बिंदुओं को व्यवस्थित कर लें, उनकी रूपरेखा तैयार कर ली जाए। इसके बाद 1 घंटा 40 मिनट बचता है। अगले 1 घंटे 40 मिनट में पहला जो निबंध आप शुरू करेंगे जो 1200 शब्दों का है, तो वहाँ 5 मिनट में रफ पृष्ठ पर भूमिका बना लें। 2 से 4 मिनट में भूमिका को बेहतर बनाएं। अगले 5-10 मिनट में भूमिका लिखें। अगले 30-40 मिनट में मुख्य भाग का निबंध लिखें। उसके बाद अगले 5 मिनट में एक पृष्ठ पर निष्कर्ष लिखें। 2-4 मिनट में उसकी कसावट पर सुधार लें और अंतिम 5 मिनट से 10 मिनट में निष्कर्ष लिखें। 1 घंटा 40 मिनट इधर निकल गया। उसके बाद दूसरा निबंध है जो, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ 2 विषय को अगर आधार बनाकर अगर बात कर रहे हैं, जब 3 होगा तो 3 में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या कर लेना है, इसे 1 घंटा कर लेना है, 40 मिनट हटा देना है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे जो समय दिए हैं उन समय सीमा को कम कर देनी है। जहाँ 5 मिनट है उसे 2 मिनट कर दीजिए, यहाँ 4 है इसको भी 2 कर दीजिए, यहाँ 10 है इसे सिर्फ 5 रखिए, 30-40 है इसे 15 से 20 करिए। इस तरीके से आप समय को कम कर दीजिए। लेकिन वहाँ पे करना यही सब कुछ है, बस इसके 40 मिनट हमें कम कर देने, और 40 मिनट करने के लिए हर स्थिति में कुछ समय आपको कट कर देना है। इसी तरह और वही प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस में वही प्रोसेस को आपको तीनों निबंध में हर 1 घंटे में आपको अप्लाई करेंगे, और इस तरीके से आपको जो तीनों निबंध होंगे वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अगर 2 निबंध लिखना है तो पहला निबंध बड़ा लिखें, अच्छा लिखें, प्रभावपूर्ण बनाएं, ताकि उसके कारण उसका जो इफेक्ट आएगा वो दूसरे निबंध पर भी आप थोड़ा कम भी लिख पाओगे, थोड़ा कम वहाँ पे आप प्रभावपूर्ण होगा तो भी उसका इफेक्ट पड़ेगा और दूसरे में भी नंबर अच्छे मिल सकते हैं। 1 घंटा 20 मिनट से दीजिए, कम समय है। रूपरेखा के निर्धारण में प्रभावपूर्ण स्थिति को प्राप्त हो चुकी होगी। अंतिम समय में कार्यशैली की तीव्रता व विचार परिपक्व हो चुके होंगे, क्योंकि पहले पार्ट में आप ऑलरेडी वो सारी चीज़ कर चुके होंगे। तो यहाँ पर क्या होगी, स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। सेकंड स्टेज में जब आप एक प्रकार के काम करने को सक्षम हो जाते हैं और उसकी रूपरेखा एक बार आप पहले वाले से बना चुके हो, तो सेकंड वाले में फिर फटाफट आपका काम, स्पीड, दिमाग सब बहुत अच्छा चलता है और आप इसको भी वहाँ पर सेकंड वाले को ज़्यादा बेहतर तरीके से तेज़ी से कर पाएंगे। इसके बाद एक चीज़ और, निबंध लिखते समय आपकी भाषा और शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए। और भाषा शैली को यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले प्रवाहपूर्ण होना चाहिए। प्रवाहपूर्ण होने के लिए भावोत्तेजक बात और ठहराव का यहाँ पे समावेश है। कहीं कहीं आप ऐसी बातों को कि भावनाओं को उद्वेलित करें, और कहीं आप स्थिर हो जाएं चीज़ों को लिखते समय। उचित शब्दावली से लेकर समुचित विराम चिन्ह का भी इसमें प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। किस प्रकार के शब्दों का चयन कर रहे हैं, कहाँ पे फुल स्टॉप लगे, कहाँ से नई चीज़ें होंगी, कहाँ से लाइन चेंज करनी है, इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। शब्दावली सहज होनी चाहिए। स्थानीय और वैदेशिक भाषा शब्दों के प्रयोग हो वहाँ पर, बहुत ज़्यादा लेकिन ना हो, क्योंकि इससे जो होती है अंग्रेजी यूज़ कर रहे हो या बहुत लोकल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो वो ख़राब कर देती है। 3 चीज़ों को ना करें। उर्दू व अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग तभी करें जब बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो। अगर आपको अंग्रेजी का शब्द का मतलब नहीं पता है तो उसको आप
कह सकते हैं कि हिंदी में नहीं पता है तो उसको आप देवनागरी लिख सकते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर, इंटरनेट, ऐसे शब्द आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी साइंस, तो वहाँ पर आप विश्वविद्यालय विज्ञान को लेकर ही लिखें, ज़्यादा अच्छा है, ऐसे चीज़ों का प्रयोग न करें। तत्सम शब्दों की ओर अधिक झुकाव रखें, तत्सम शब्दों पर ज़्यादा फोकस रखें, उन्हीं को प्रयोग करने की कोशिश करें। जैसे विश्वसनीय, आश्चर्यजनक, स्वास्थ्य, शांति पे रूढ़वादी, ठीक है, इनका प्रयोग करें। लेकिन विश्वसनीय की जगह भरोसेमंद, तबीयत, अमन पसंद, कुंद जहन, ऐसे शब्दों का प्रयोग वहाँ पर निबंध में बिल्कुल ना करें, ठीक है। हमें तत्सम शब्दों को ज़्यादा यहाँ पे प्राथमिकता देनी है। इसके अतिरिक्त वर्तनी जो है, स्पेलिंग जो होती है, उसको हमेशा शुद्ध रखें, वहाँ पर गलतियाँ ना करें, क्योंकि इस गलतियों के कारण आपका पूरा निबंध खराब हो सकता है। तो अपनी वर्तनी को जरूर अच्छी रखें। जब भी आप निबंध लिख रहे हो, हिंदी भाषी के छात्रों के साथ समस्या आती है, उनके निबंध में स्पेलिंग बहुत गलत होती है, वर्तनी गलत होती है। प्रस्तुतिकरण कैसे अच्छा बन सकता है, प्रभावी कैसे बन सकता है, तो जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी। तो 10% मोस्टली देखा जाता है जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी है वो उसको नंबर अच्छे मिलते ही मिलते हैं। शीर्षक अवश्य लिखें और उसे रेखांकित कर दीजिए। जो भी शीर्षक है, शीर्षक उपशीर्षक में विभाजित करके हमेशा पूरे निबंध को लिखने की कोशिश करें। एक बड़ा टॉपिक है, उसके सब टॉपिक्स क्या हैं। उसके बाद हर पृष्ठ में एक नया अनुच्छेद जरूर शुरू करें। हर अनुच्छेद एक ही स्थान से प्रारंभ करें, अर्थात एक ही क्रम में। ऐसा नहीं कि एक यहाँ लिखा, अगला वाला यहाँ शुरू किया, फिर अगला वाला यहाँ शुरू किया, फिर अगला वाला यहाँ शुरू, ऐसा नहीं, एक ही क्रम में, ठीक है, क्रम हमेशा है। उसके बाद 2 पंक्तियों शब्दों के मध्य पर्याप्त अंतर रखें। 2 शब्दों जैसे इनके मध्य और साथ ही साथ इन दोनों लाइनों के मध्य जो अंतर है वो समान होना चाहिए। ऐसा नहीं एक में आपने एक यहाँ लिखा, दूसरा यहाँ लिखा, फिर दूसरे के बाद तीसरा यहीं लिख दिया, फिर चौथा यहाँ लिखा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण शब्दों को रेखांकित करें। रेखा चित्र, ग्राफ, तालिका जैसी चित्रात्मक प्रस्तुति निबंध में अपेक्षित नहीं है, इन युक्तियों से दूर रहें। ये कोई भूगोल नहीं है, ज्योग्राफी के सब्जेक्ट नहीं लिखने हैं, निबंध में ये सारी चीज़ों का हम प्रयोग नहीं करते हैं। और अंतिम कुछ चीज़ों के तौर पर निबंध के कुछ रणनीतिक बिंदु मैं आपको बताता चलूँ, इनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके निबंध को लेकर ये बहुत फायदेमंद है। इसके 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो निबंध लेखन को लेकर काम करता है। सबसे पहली चीज़, निबंध लिखते समय विषय पर केंद्रित रहें, ठीक है। किस पर केंद्रित रहना है आपको? विषय पर केंद्रित रहना है। इसके लिए विषय की मूल भावना को स्वयं से जोड़कर रखें। दूसरा, विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त कीजिए। विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करने का मतलब क्या है? एक प्रारूप पहले से तैयार कर लीजिए अलग से रफ पृष्ठ पे, विभिन्न आयामों को उसमें सम्मिलित करिए। उसके बाद कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा प्रकृति से बचें, ठीक है। कि एनवायरमेंटल इशू था, आप उसको सामाजिक या फिर कहते हैं तकनीकी या कहीं अन्य से जोड़ रहे हैं, तकनीकी है तकनीकी के साथ रखें। जो जिस क्रम में आना चाहिए उसको वैसे ही लिखें, कहीं की चीज़ कहीं और लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अदला संक्षेप में लिखें। संक्षेप में लिखने के लिए कम लिखें लेकिन प्रभावी लिखें, क्योंकि हर चीज़ की जो अति होती है ना वो बुरी होती है, तो वहाँ पर अति नहीं करनी है, संतुलित संयमित रखें। प्रभावी व सटीक अभिव्यक्ति पर यहाँ पर काम करना है। इसके लिए जो प्रवाह है यहाँ पर विचारों को व्यवस्थित, सुनियोजित, क्रमबद्ध एवं अंतर संबंध को पहचानने का इसके लिए प्रयास करना चाहिए आपको। जब इस तरीके के विचार जब भी आए, विचारों के क्रम में कई बार अव्यवस्थितपन आ जाता है। जो चीज़ें हमें पहले लिखनी चाहिए वो कई बार बाद में आती हैं। किसी एक विशेष बिंदु से जुड़ा हुआ पहलू हमें बाद में याद आता है, और इसीलिए हम क्या कहते हैं, पहले से एक प्रारूप हम पहले लिख लें, जो भी पॉइंट आते हैं हम उसको एक जगह लिख लें, फिर उसको व्यवस्थित कर लें, उसके बाद लिखते हैं। तो इसके कारण ये चीज़ें आपको नहीं आती हैं। संतुलित दृष्टिकोण एक मध्यम मार्गी होना चाहिए। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा अति और बहुत ज़्यादा किसी के पक्ष में और बहुत ज़्यादा बहुत किसी के विपक्ष में नहीं होता, दोनों ही पक्षों को साथ में लेकर हमें चलना है, मध्यम मार्ग। विषय वस्तु का एक व्यापक दृष्टिकोण पर जरूर ध्यान दीजिए। विषय वस्तु के व्यापक दृष्टिकोण का कहने का मतलब कि हम इसको कई, अर्थात विषय वस्तु को व्यापक अगर हमें बनाना है तो उसको कई अलग अलग स्तरों पर हम डिवाइड करके लिख सकते हैं। जैसे कि एक स्तर है जहां पर हम गांव, शहर, देश, जिला, विश्व, राज्य के आधार पर लिख सकते हैं। दूसरा पहलू, इसमें हम वर्ग विशेष के आधार पर लिख सकते हैं, जैसे कि SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, विकलांग, महिलाएं, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, मजदूर, LGBTQ समुदाय हो गए। कुछ विकास क्षेत्र को भी आधार बनाया जा सकता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, स्वच्छता, न्याय, ऊर्जा सुरक्षा, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, संचार, परिवहन, जीव जंतु, पेड़ पौधे, कानून इत्यादि। इसके अतिरिक्त सामाजिक क्षेत्रों को यहाँ पर भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हो गए आपके सांस्कृतिक, साहित्यिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, प्रबंधकीय, दार्शनिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, ऐतिहासिक, भौगोलिक, कूटनीतिक, जनसांख्यिकी, पर्यावरण, लैंगिक। अर्थात
निबंध लिखने के लिए, आपका विस्तार करने के लिए, आपको अगर सोचने में आपको लगता है कि मैं सोच नहीं पा रहे हैं, तो इस पेज को ज़रूर ध्यान से दीजिएगा। ये आपको लिखने के कई सारे आधार दे देगा। आप इस स्तर पे लिख सकते हैं, स्तरीय स्तर पे, गांव विश्व स्टार्ट करिए, फिर देश पे आइए, फिर देश के बाद आप इसको लेकर जा सकते हैं राज्य से, जिले से गांव शहरों के अंतर, या फिर आप गांव शहर से स्टार्ट कीजिए, जिले पे आइए, फिर राज्य पे जाइए, फिर देश पे आइए, फिर विश्व जाइए। एक टॉपिक को आप इस तरह से लिखना विस्तार दे सकते हैं, या फिर उसको विभिन्न वर्गों के आधार पर उसका विश्लेषण कर सकते हैं, या फिर विभिन्न विकासीय क्षेत्रों के आधार लिख सकते हैं, या फिर विभिन्न पक्षों के आधार पर इसको आप विभिन्न आयामों के आधार पर से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर समग्रता व दूसरों के विचारों का सम्मान भी करना है। अंधा हाथी के हिस्से, सूंड और पूंछ का अनुमान यहाँ पर आप नहीं लगा सकते हैं। तो एट द लास्ट मैं यही कहूँगा कि आपके निबंध लेखन को लेकर जो भी पक्ष हैं, अगर आप इन पक्षों का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आप इस आधार पर अगले कुछ दिन आप प्रैक्टिस करके ज़रूर जाएं। एग्ज़ाम देने से पहले इन आधारों को लेकर के आप निबंध लेखन अगर आप करते हैं तो आपकी निबंध लेखन में जो समस्याएं हैं उसका आपको आंसर भी मिल जाएगा, आपके निबंध लेखन में सुधार भी आएगा, और आप एक प्रभावी निबंध लेखक के आपके क्वालिफाई होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। जहाँ तक मैंने कोशिश की है कि आपको निबंध लेखन से जुड़े हर एक प्रकार की समस्या का समाधान यहाँ पर दे सकूँ एक वीडियो के माध्यम से, और उसको समझाने को लेकर जो भी तर्क वितर्क हैं उसके एग्जाम्पल्स भी मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं, और हर एक चीज़ को यहाँ पर इसमें समाहित करने की कोशिश की है। तो आप लोग इसे देखिए, इसको देखने के पश्चात यहाँ पर इसके आधार पर प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि जब तक आप निबंध लेखन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वहाँ पर इसमें सुधार नहीं आएगा। निबंध लेखन को लेकर यदि आपके कुछ और भी डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वहाँ पर आप बता सकते हैं कि अगर, जहाँ तक मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ बता दिया है, लेकिन और इस वीडियो को अगर आपने पूरा नहीं देखा है तो फिर आई थिंक फिर आपके क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, लेकिन अगर आपने पूरा वीडियो देखागा तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपने 20 से वीडियो देख रहे हैं, लास्ट का देख रहे हैं, तो वहाँ पर इसे ज़रूर एक बार पूरा देखें, और जब आप पूरा देख लेंगे तो आई थिंक कोई का डाउट यहाँ पर नहीं रह जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अन्य टॉपिक के जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी रहेगा। तो जल्दी ही अन्य जो चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको चाहिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी आपके लेकर आऊँ, लेकिन आपका काम है, आपका सहयोग भी हमें ज़रूर मिलते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।